चले क्लास। आज थोड़े बच्चे कम लग रहे हैं क्लास में। ओहो, ये बात फाउंडेशन वाले बोलते अच्छे लगते हैं ना। बारिश, फाउंडेशन पास, इंटर ग्रुप 1 दे दिया, देना है मतलब क्लास ले लिया, कहने का मतलब अभी इंटर ग्रुप 2 आ गया और आप बोल रहे हो बारिश। गलत बात है यार। हाँ जी, मैंने लास्ट क्लास में एक पॉइंट आपको बोला था पढ़ने को। क्लास हमने एक टॉपिक उठाया था, एंगेजमेंट इन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, याद है? 5 तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑडिटिंग के लिए, ऐसे हैं, रिव्यू के लिए एसआरई हैं, अदर अश्योरेंस के लिए ऐसे ही हैं, रिलेटेड सर्विस के लिए एसआरएस हैं और क्वालिटी पर्पस के लिए एसक्यूसी है। फिर मैंने आपको बोला था बेटा ये खुद पढ़ना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू। क्या आप लोगों ने ये लैंग्वेज पढ़ा था? कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई लैंग्वेज में कोई दिक्कत? स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। कहीं कोई लैंग्वेज की दिक्कत हो तो बताएं। अच्छा, ये सवाल, वाई आर स्टैंडर्ड नीडेड, ये पॉइंट मैंने शायद डिस्कस नहीं किया था। वाई आर स्टैंडर्ड नीडेड? चलो, तो स्टैंडर्ड्स क्यों नीडेड है उसके लिए 5 रीजन लिखे हैं यहाँ पे। अगर हम जरा जल्दी से रीजंस को समझ लें, आपको आ जाएंगे समझ, बहुत इजी है। पहला रीजन अगर मैं पढ़ूं, यस, इंश्योर कैरिंग आउट ऑडिट अगेंस्ट एस्टैब्लिश बेंचमार्क्स। व्हाट इज बेंचमार्क्स? मतलब एस्टैब्लिश्ड है, ये बेंचमार्क्स हैं, आपको इसी के हिसाब से ऑडिट करना है। और ये पार है, पार का हिंदी होता है बराबर। किसके बराबर है ये बेंचमार्क्स? यानी ऑडिट करने के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक बेंचमार्क्स है, मतलब हमें ऑडिट इन्हीं के हिसाब से करना है। सेकंड, इससे हमारे क्या इंप्रूव होगा जरा देखते हैं। इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग एंड, मतलब अकाउंट्स बना के किसको शो किए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के किसको शो की जाती हैं? शेयर होल्डर्स को। हाँ जी, यूजर्स के लिए, ताकि डिसीजंस लेने क्या हो जाए और डिलीजेंट हो जाए। डिलीजेंट का हिंदी होता है बेटा, समझदारी से वो डिसीजन ले पाएंगे अगर हमने उनको अकाउंट्स ऑडिट करके दिए। ये तो आपको मैंने कई बार बोला वर्ड, व्हाट इज यूनिफॉर्मिटी? आवाज नहीं, यूनिफॉर्मिटी का मतलब सेम। स्टैंडर्ड प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज कैरिड आउट फॉलोइंग दीज। अब यूनिफॉर्मिटी का एक एग्जांपल है, सपोज करो रिलायंस का एक ऑडिटर है सीए अमन, ठीक है, वो ऑडिट कर रहा है। ऑल ऑफ अ सडन ऑडिट के दौरान उसकी डेथ हो गई। तो रिलायंस ने क्या किया, इसे बोलते कैजुअल वैकेंसी, ऑडिटर का ऑफिस खाली हो गया, लॉ में पड़ा है। तो रिलायंस ने क्या किया, ईजीएम बुला के उसकी जगह पे सीए रमन को अपॉइंट कर दिया। अमन मर गया तो रमन को अपॉइंट कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन, पहले ऑडिट अमन कर रहा था, अब ऑडिट करने रमन आ गया, लेकिन अब रमन को कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑडिट करने में। कोई बताएगा क्यों? क्या दोनों लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चल रहे होंगे? तो रमन क्या देखेगा, अमन ने कितना काम कर लिया। मान लो स्टैंडर्ड में 5 पॉइंट्स लिखे हैं जो करने होते हैं, अमन ने 2 कर लिए, तो रमन क्या करेगा, पहले उन 2 पॉइंट्स को एक बार रिव्यू करेगा कि कैसे हुए हैं, क्या बात क्लियर, उसके बाद सीधा 3rd 4th 5th पॉइंट फॉलो करेगा। यानी यूनिफॉर्मिटी रहेगी, अमन भी वैसे ही काम करेगा और रमन भी वैसे ही काम करेगा। नेक्स्ट सवाल, इंश्योरिंग स्टैंडर्ड्स इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का यहाँ मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। स्टैंडर्ड आपको क्या इक्विप कर देते हैं दोस्तों, बताना? आपको बहुत अच्छी नॉलेज और स्किल्स देते हैं। स्टैंडर्ड्स आपको सिखा देते हैं, क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, स्टैंडर्ड सिखा देते हैं ऑडिट करना कैसे, आपको ऑडिट करने की कंपिटेंस और स्किल्स दे देते हैं। लास्ट सवाल, स्टैंडर्ड्स इंश्योर, कौन सा स्टैंडर्ड है जो स्पेशली क्वालिटी पे इंश्योर करता है? एसक्यूसी। एसक्यूसी एक स्टैंडर्ड है जो किस पे फोकस करता है, बताओ? क्वालिटी पे। और बाकी स्टैंडर्ड भी तो हमारे को क्वालिटी प्रमोट करने को सिखा रहे हैं कि अब स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तभी तो क्वालिटी दे पाएंगे क्लाइंट को। नेक्स्ट सवाल, ये तो हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था, ड्यूटीज। किसी को कोई सवाल? भैया अभी बच्चे ऑनलाइन वाले, अभी आवाज ठीक है? रितिका अभी देखो एक बार, मैं अभी दोबारा बोल रहा हूँ, हेलो 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 हेलो। हर्ष, रितिका जरा देखो बेटा अभी आवाज क्लियर है? ओके बच्चे, चलो ठीक है। किसी का मन में कोई सवाल? मेरे मन में हैं 2 सवाल, क्या मेरे 2 सवालों के आंसर दोगे? प्रोफेशनल सवाल नहीं है, पर्सनल सवाल है। प्रोफेशनल तो पूछूंगा अभी मैं, पर्सनल। तुमने एफएम वाले सर को बोला कि अगर ऑडिट की क्लास ऑफ होगी तो आप भी ऑफ दे दो, ऐसा कुछ हुआ था? बेवकूफ़ो, उस चक्कर में मेरी भी क्लास लगवा दी।
मेरे को भी आना पड़ गया पढ़ाने के लिए। अबे तुम भी यार बेवकूफ हो, तुम्हें एफएम वाले सर को बोलने की क्या जरूरत थी? जिसको आना था आते एफएम में, जिसको नहीं आना था लाइव ले लेते क्लास, है कि नहीं है? तुमने उनको बोला, उन्होंने मैनेजमेंट को फोन किया, अब ये क्लास की छुट्टी होगी तो दूसरी के लिए बच्चे नहीं आएंगे। मैनेजमेंट का मेरे को फोन आया, क्या बात है ऑडिट की ऑफ है? मैं कहा वो ना एक चैप्टर खत्म हुआ था, तो मैंने सोचा बच्चों को थोड़ा सा, तो मुझे बोली सर आप बच्चे बाप बिगाड़ दोगे, आप ना बच्चों को शुरू शुरू में छुट्टियां दे रहे हो, छुट्टी कैंसिल करो सर। मैंने कहा चलो ठीक है फिर छुट्टी कैंसिल थी, नहीं तो आज तो इतना अच्छा मौसम था यार, बंदा मजे करता आराम से, है ना। मैंने कहा यार ये आफत आई कहाँ से? पता लगा बच्चों ने कहाँ बात करी है, एफएम वाले सर। अरे भाई सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ा नहीं क्या लॉ में? ऑडिट और एफएम को अलग अलग रखो ना भाई। हाँ तुम वहाँ बोल रहे हो, तो अब मेरा सवाल, अगर वो एफएम वाले सर कभी क्लास छुट्टी करना चाहेंगे तो फिर मैं बोलूँ ये बात, यार ये कोई बात थोड़ी ना होती है, एफएम की छुट्टी होगी तो बच्चे तो ऑडिट की क्लास में भी नहीं आएंगे। ये तो अच्छा कर रही है सर उनकी, इससे नुकसान किसको हो रहा है? कॉमन सेंस, मेरे को ज़्यादा हो रहा है या तुम्हें ज़्यादा हो रहा है? अब मेरे चक्कर, अब कल अगर तुम ना बोलते तो कम से कम तुम ऑडिट से तो फ्री हो जाते आज। मेरा डाउट तो ये तो मेरा पहला डाउट हो गया। सेकंड बात है टेस्ट की, ठीक है? तो टेस्ट पे भी मेरी रात को वैभव सर से बात हुई थी, तो वो कहते हैं यार टेस्ट सर अभी चैप्टर वाइज मत लो। वैभव सर ने एक सजेशन दिया कि एक चैप्टर के लिए देखो, उनका लॉजिक सुनते हैं। वो कहते हैं सर देखो टेस्ट संडे के संडे होंगे जैसे होते थे, अब संडे को ना बच्चे को 1 घंटा टेस्ट के लिए बुला रहे हैं ना, तो कंटेंट होना चाहिए बच्चे के पास लिखने को भी। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है आपकी। तो कह रहे हैं आप क्या एक की जगह 2 या 3 चैप्टर, जैसे आपको ठीक लगता है 2 या 3 चैप्टर को मिला के टेस्ट ले लूँ, थोड़ा बच्चों के लिए कंटेंट। अब जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 से उनका कहना है ये मान लो 30 नंबर का टेस्ट बनाते हो, 9 नंबर के तो एमसीक्यू होंगे 30% और 21 नंबर का। अब वो कहते हैं सर आपके पास 21 नंबर के लिए 5 या 6 क्वेश्चन होंगे चैप्टर 1 से। मैंने कहा यार जबरदस्ती बनाने पड़ेंगे, एक क्वेश्चन लिमिटेशन का बना दूंगा, एक एडवांटेज का बना दूंगा, एग्जाम्पल है ना, एक क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड का बना दूंगा। जबरदस्ती कितने क्वेश्चन बनाऊंगा मैं? मतलब कहने का मतलब मेरे पास कंटेंट कम है। तो कहते हैं यार 30 नंबर से कम का टेस्ट के लिए बच्चे स्पेशली आएंगे देने, वो कुछ ना सही नहीं लग रहा। तो आप एक काम करो अभी 1-2 चैप्टर और करा दो फिर आप। तो मैंने कहा चलो मैं चैप्टर 2 भी करा देता हूँ, चैप्टर 2 भी ज़्यादा लंबा नहीं है, 2 या 3 क्लासेस में निपट जाएगा। फिर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कंबाइन करके नेक्स्ट संडे को दे देना टेस्ट। अभी कोई टेस्ट नहीं है, क्या क्लियर है? एनी डाउट्स? मेरा डाउट तो ये 2 बातें तो हो गई पर्सनली। अब आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। ओके क्लास, कैन वी प्रोसीड विद द क्वेश्चंस? मेरा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लिमिटेड अश्योरेंस? एनी ऑफ यू, व्हाट इज लिमिटेड अश्योरेंस? होता क्या है वो तो रिव्यू, तो इसका एक एग्जांपल है। लिमिटेड अश्योरेंस का मतलब क्या है? ऑडिटर जो अश्योरेंस दे रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब रीजनेबल के कंपैरिजन में बहुत कम अश्योरेंस दे रहा है वो, यानी वो कम प्रोसीजर लगा रहे, कम टेस्टिंग कर रहे। इसका एग्जाम्पल बन जाता है रिव्यू। ठीक बात है। चलो मुझे ये बताओ, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर के डेटा को बोला जाता है। क्या इसके ऊपर अश्योरेंस दी जा सकती है? अश्योरेंस तो दी जा सकती है, बट अश्योरेंस का लेवल बहुत ज्यादा, एक मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस वर्ड यूज करती हैं। अच्छा, इसमें हम ओपिनियन किस चीज पे देते हैं? अजम्पशंस पे, क्या आपके अजम्पशन सही हैं या नहीं है। ठीक बात है। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ? अश्योरेंस एंगेजमेंट, हमें किसी काम के लिए एंगेज किया गया। किस काम के लिए एंगेज किया गया? अश्योरेंस के लिए। या तो ऑडिट के लिए बुलाया गया, या तो रिव्यू के लिए बुलाया गया, या किसी अदर एंगेजमेंट के लिए, अदर अश्योरेंस के लिए बुलाया गया। जो 3 पॉइंट्स है ना, मेरा डाउट 3 पार्टीज होंगी, इट इज अ 3 पार्टी रिलेशनशिप। इसके अंदर एक सब्जेक्ट मैटर होगा जिसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम अपना कोई एक क्राइटेरिया, ऑडिट होगा तो ऐसे फॉलो करेंगे, रिव्यू होगा तो एसआरई फॉलो करेंगे, एविडेंस इकट्ठे करेंगे, चेकिंग करके अपना क्या देंगे? रिपोर्ट देंगे। नेक्स्ट सवाल, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? कंपनीज में शेयर होल्डर करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स करते हैं, और कुछ स्पेशल केसेस में गवर्नमेंट अथॉरिटीज अपॉइंट करती है। ऑडिट मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? वैसे तो ऑडिट कुछ एंटिटीज के लिए मैंडेटरी है, कुछ एंटिटीज के लिए ऑप्शनल है।
ऑडिट का एडवांटेज की बात करें तो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलता है, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट सेफ गार्ड होता है, स्टेक होल्डर का, एम्प्लॉइज का मोरल चेक होता है, टैक्सेस और लोन इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं, फ्रॉड पकड़ा जाता है। ये पॉइंट अभी डिस्कस नहीं हुआ, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? नेक्स्ट सवाल। इसके बाद बात आती है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का सिर्फ मतलब होता है किसी के काम के लिए हायर किया। अब एंगेजमेंट में अश्योरेंस एंगेजमेंट भी हो सकते हैं और नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट भी हो सकते हैं, मतलब जो अश्योरेंस का काम, जैसे रिलेटेड सर्विस भी तो एक एंगेजमेंट होगी। क्या मैं ठीक वर्ड यूज कर रहा हूं? हाँ जी। नेक्स्ट सवाल। ऑडिट की कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन नंबर 1, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जितना मर्जी अच्छा अकाउंटिंग हो, कई बार अकाउंटिंग को अडॉप्ट करने में, इंटरप्रेट करने में अकाउंटेंट से गलती होती है। नेक्स्ट सवाल। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर जितने मर्जी प्रोसीजर लगा ले, बेचारे के पास प्रैक्टिकल भी और लीगल भी लिमिटेशन रहता है। नेक्स्ट सवाल। ऑडिट एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में तो पूरा डिटेल में चेकिंग होती है। नेक्स्ट सवाल। टाइमलीनेस रहता है डेटा का, जितना लेट होगा उतने डेटा की वैल्यू कम हो जाएगी। और ऑडिटर फ्यूचर इवेंट्स चेक नहीं कर पाता क्योंकि उसे फ्यूचर इवेंट्स के बारे में कोई बताता ही नहीं है, उससे छुपा दिए जाती है। स्कोप हमने नहीं पढ़ा, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? मैंने स्कोप को काटा मार दिया, हमने नहीं पढ़ा। बट देखो मैं काटा मार रहा हूं, मेरे को देखो याद है कि मैंने नहीं पढ़ाया। नेक्स्ट सवाल। ऑब्जेक्टिव। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसे नंबर 200 कहता है। ऑडिट का पहला ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर खुद अश्योर हो कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, ऑडिटर खुद अश्योर हो, रीजनेबली अश्योर हो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल। और जब आप अश्योर हो जाओगे तो इस बात के ऊपर आप अपनी रिपोर्ट बना के किसको बता देना? यूजर्स को। मेरा ऑडिट का रिलेशन अकाउंट्स, एफएम, कॉस्टिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स, चार्ट्स, मैथ सबके साथ है। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चेक करना है, उसे देखना है कि अकाउंट्स जो है वो एंट्रीज के हिसाब से बने, हर एंट्री का एविडेंस अवेलेबल है, कोई एंट्री ओमिट तो नहीं हो गई है। नेक्स्ट सवाल। जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर और लास्ट में क्या डेटा ठीक से क्लासिफाइड, डिस्क्राइब और डिस्क्लोज हुआ, और क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हैं। ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन एंटिटी, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे एंटिटी का साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो, लीगल फॉर्म कैसे भी हो, ऑडिट किया जाता है ताकि ऑडिटर अपना क्या इशू कर सके? ओपिनियन। और ऑडिट तो एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। ऑडिट एक लैटिन वर्ड ऑडायर से डिराइव किया गया वर्ड है। मेरा डाउट, आप जितनी बार कहोगे मैं उतनी बार ऑडिट रिवाइज करा सकता हूँ। बिल्कुल एंड में जाके 6-7 घंटे में हम पूरा मैराथन करेंगे ऑडिट का। 6-8 घंटे मान लो, पिछले बैच को भी करा के भेजा था, आपको भी करा के भेजेंगे। क्या बात क्लियर? और मेरा डाउट, आपका लॉ कंप्लीट हो गया है। मेरा डाउट, पिछली बार अगर आपको याद हो मैंने लॉ में रिवीजन कराया था। अगर लॉ का मैराथन अभी कुछ दिनों में करना है तो आप बता देना। अगर अक्टूबर नवंबर में लॉ का मैराथन करना है तो उसी समय करेंगे, उसी समय करें अक्टूबर नवंबर में। तो अभी पढ़ना है, खुद से पहले पढ़ना शुरू कर दो, आप पढ़ना शुरू कर दो। पहले लॉ का रिवाइज करेंगे फिर ऑडिट का, दोनों का मैराथन हो जाएगा आपका। हाँ जी, मेरा डाउट। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब चैप्टर कौन सा आ गया? 2। भैया थोड़ी सी चाय तो पिलाओ यार, बढ़िया सी, बढ़िया सी। हाँ जी, कल भी मैंने नहीं पी थी चाय, आपने बनवाई थी वो मैं भूल गया, ठंडी हो गई थी चाय ना। हाँ जी, अच्छी नीयत से बनाया करो ताकि बंदा पिया करे, है ना? क्या कह रहे हो? आप लोगों ने भी लेनी है? क्या सिखाया आपको? नहीं, ऐसे नहीं लेनी। हाँ जी, मेरा डाउट, मेरा डाउट सब बच्चों से। आज की क्लास की शुरुआत होगी चैप्टर 2 ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट। यहां तक देखिएगा, ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लानिंग ये हम सीखेंगे स्टैंडर्ड नंबर 300 से। ऑडिट प्रोग्राम एक अलग टॉपिक है, इट इज अ सेपरेट टॉपिक। ऑडिट प्रोग्राम ऐसे 300 का पार्ट नहीं है, ये तो एक अलग टॉपिक है, ठीक है? मेरा डाउट, अब सब बच्चे मेरी एक बात का जवाब देना। अगर एक कंपनी के यहां तुम ऑडिट करने गए और कंपनी में सेल्स 10 करोड़ की है, प्लीज आवाज में, अगर एक कंपनी का तुम ऑडिट करने जा रहे हो और सेल्स कितनी है मेरे बच्चों? 10 करोड़ की। आप मुझे बताओ, ये कंपनी ने रिपोर्ट किया आपको कि हमारी सेल्स 10 करोड़ की है। मेरा सवाल, क्या इसमें फ्रॉड या एरर हो सकता है?
हो सकता है को क्या मैं बोल सकता हूं रिस्क है फ्रॉड एरर का? किसका रिस्क है? ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया या नहीं किया? अभी तो कंपनी ने डेटा दिए कि ये लो जी हमारी सेल है 10 करोड़ की, मेरा डाउट क्या इसमें रिस्क तो हो सकता है फ्रॉड का भी, और क्या मैं बोल सकता हूं देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, एक रिस्क है कि गलतियां क्या हो सकती हैं इस डेटा में। अब आप मुझे ये बताओ, ऑडिटर ऑडिट करने से पहले जब भी ऑडिट शुरू होता है तो डेटा जो उसको दिया जाता है उसमें एक रिस्क है कि उस डेटा में गलतियां हो सकती हैं, सही यस और नो? अच्छा, ऑडिटर ऑडिट करता है, आई रिपीट, ऑडिटर ऑडिट करता है, ऑडिट में बहुत सारे प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करता है, बहुत सारे सबूत इकट्ठे करता है, अच्छे लेवल की चेकिंग करता है, स्टैंडर्ड्स का यूज करता है, ताकि ये जो गलतियों का रिस्क है ये और बढ़ जाए या कम हो जाए। कम कैसे होगा? जब वो चेकिंग अच्छे से करेगा तो जो गलतियां उसको, देखो ऑडिट शुरू होने से पहले उसने पिछले ऑडिटर की बात करी, पिछले साल के ऑडिटर ने बोला यार इस कंपनी में बहुत फ्रॉड होता है, ऑडिटर अलर्ट हो गया, ऑडिटर कहता है यार पिछले ऑडिटर ने बोला बहुत फ्रॉड होता है तो मैं एक काम करता हूं रिस्क ना हाई रखता हूं, इस एंटिटी में रिस्क हाई असेस करता हूं, मतलब मेरे को लगता है रिस्क बहुत ज्यादा होगा। ऑडिटर ने अपने मन में बोला ये बात, ऑडिटर कहता है चेकिंग थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, उसने चेकिंग का लेवल बढ़ा दिया, बहुत सारा एविडेंस इकट्ठे करे, बहुत सारा चेकिंग करी, क्रिटिकल चेकिंग करी, अच्छे अच्छे तरीके से चेकिंग करी, ताकि उसका ये जो डर था कि रिस्क बहुत ज्यादा है ये बढ़ जाए या कम हो जाए। आप मुझे ये बताओगे रिस्क ज्यादा है कम कैसे होता है? सोचते हैं जब हम चेकिंग करेंगे तो चेकिंग में फ्रॉड मिलते जाएंगे, एरर मिलते जाएंगे, आवाज नहीं आई? या तो मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, क्या बात क्लियर है? तो ऑडिट के एंड में रिस्क बढ़ जाएगा या रिस्क कम हो जाएगा? तो ऑडिटर ऑडिट क्या सोच के करता है कि मुझे रिस्क बढ़ाना है डेटा में गलतियों का, या मिसस्टेटमेंट का रिस्क कम करना है? कम करना। आपने सीए अभी ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू नहीं जब तक करी थी, क्या मैं बोल सकता हूं ग्रुप 2 की क्लासेस जब तक शुरू नहीं करी रिस्क था कि ग्रुप 2 में कहीं फेल ना हो जाए? अब क्लासेस ले रहे हो, क्या मैं बोल सकता हूं रिस्क बढ़ जाएगा फेल होने का या कम हो जाएगा? खत्म नहीं होगा। मैं गलत बोला ठीक बोला? आप जवाब दो। रिस्क खत्म तो नहीं होगा। क्या पता, आप क्लासेस ले, हर इंसान मेहनत करता है रिस्क को कम करने के। ऑडिट भी इसी अप्रोच से चलता है। ऑडिट में डेटा में ऑडिटर पहले क्या अनुमान लगाता है कि इसमें क्या होगा? रिस्क होगा। ऑडिटर अपनी मेहनत बढ़ाता है, चेकिंग ज्यादा करता है ताकि रिस्क कम हो जाए। ये रिस्क वाला कंसेप्ट समझ आते हैं? मतलब आधा ऑडिट रिस्क ही है, मतलब आधे ऑडिट में आपको ना, मैं अगर मैं ऑडिट का स्टेप दिखाऊं ना तो देखो दो स्टैंडर्ड है, 315 330, दोनों में फर्क समझना। 315 कहता है ऑडिट शुरू होने से पहले रिस्क निकालो कि इस कंपनी में गड़बड़ के चांसेस कम है या ज्यादा है, और 330 कहता है एक बार रिस्क असेस कर लिया ना कि ज्यादा है या कम, उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्स तय करो। रिस्क ज्यादा है तो लेवल ऑफ चेकिंग बढ़ा दो, रिस्क कम है तो लेवल ऑफ चेकिंग कम कर दो, अपना रिस्पॉन्स कम कर दो। रिस्क असेस करना 315 है, रिस्क पे रिस्पॉन्स दिखाना 330 है। मेरा डाउट, किसी भी एंटिटी के ऑडिट पे जा रही हो ये दो स्टैंडर्ड लगाने मस्ट हैं उस एंटिटी में। हमें देखो ये स्टैंडर्ड क्या सिखाएगा, अगर आप ध्यान से सोचो रिस्क कैसे निकालते हैं किसी कंपनी में। एग्जाम्पल, पिछले ऑडिटर से बात करके रिस्क पता लगता है, या एंटिटी का बिजनेस समझ के रिस्क पता लगता है, या एंटिटी की पॉलिसीज को पढ़ के पता लगता है, या एंटिटी के एम्प्लॉइज से बात करके। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कंपनी में रिस्क का पता चलता है। ये सारे तरीके कहां पढ़ेंगे? 315 में, चैप्टर 3 में। क्या बात क्लियर है? और जब एक बार पता लग जाए कि रिस्क बहुत ज्यादा है, आई रिपीट, तो रिस्पॉन्स उस हिसाब से होगा। अब सोच के देखो लॉ में ऐसा क्यों बोला कि ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे? क्योंकि एक ऑडिटर को तकरीबन 1 साल तो लग जाता है रिस्क असेस करने में, एंटिटी को समझने में। बात समझना, अगर मुझे 1 साल लग गया रिस्क लगा एंटिटी को समझने में, तो क्या अगले साल मैं ऑडिट करूंगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा? मुझे दोबारा एंटिटी को समझना नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट 1 साल अगर मैं समझने में लगाऊंगा तो अगले 4 साल आराम से स्मूथली ऑडिट कर दूंगा। और अगर हर साल ऑडिटर चेंज होते, क्या हर ऑडिटर को पहले आके एंटिटी को समझना पड़ता? उसी में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता। 5 साल ही क्यों ब्रेक मारी? 5 साल के बाद तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि 5 साल ऑडिटर को दिए ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए एंटिटी के साथ, पर 5 साल बाद भाई वो कहीं इतना कंफर्टेबल ना हो जाए कि वो कंपनी की इन्फ्लुएंस में आ जाए।
क्या मेरी बात समझ आया? अब जब अंदर जाते जाते इतने साल हो गए, हर चीज़ समझ आ गई, तो दोस्ती बढ़ेगी, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो भाई तू बाहर हो जा, रोटेशन में चला जा। बड़ी कंपनीज में पड़ा होगा, रोटेट करते हैं ऑडिटर्स को, 5 साल बाद बाहर निकाल देते हैं। क्या थोड़ा सा लॉ याद आ रहा है? क्या थोड़ा सा रिलेट करेंगे चीज़ों को? क्लियर है? तो मेरा डाउट, आपको ये बात समझ आ गया कि हमें ऑडिट में रिस्क निकालना है और रिस्क पे अपना रिस्पॉन्स दिखाना है। अब जो ऐसे नंबर आज हम उठा रहे हैं क्लास, आज जो हम ऐसे उठा रहे हैं उसका नंबर है 300। 300 कहता है प्लान करो, प्लानिंग करो। किसकी प्लानिंग होगी? ध्यान से सोचते हैं। पहले रिस्क असेस करने की प्लानिंग होगी, उसके बाद रिस्क पे रिस्पॉन्स की प्लानिंग होगी। 2 बार प्लानिंग करते हैं हम यहाँ पे। क्या बात क्लियर? पहले रिस्क ढूंढने की प्लानिंग कि रिस्क ज्यादा है या रिस्क कम है, उसके बाद रिस्पॉन्स की प्लानिंग। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस 300 में ना एक बात और सीखने को मिलेगी। प्लानिंग के 2 पार्ट होते हैं। प्लानिंग के 2 पार्ट है, पहले स्ट्रैटेजी बनाना और फिर प्लान करना। पहले स्ट्रैटेजी और फिर प्लान। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? आप सब बच्चे बताओ, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? चलो आप जनवरी 21 के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, प्लान हम बाद में करेंगे, पहले स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं आपके साथ। सर मुझे दोनों ग्रुप देने हैं। ओके, दिस इज माई स्ट्रैटेजी फॉर जनवरी 21। मुझे दोनों ग्रुप देने हैं और दोनों ग्रुप मुझे पास करने हैं। इसके लिए मुझे क्लासेस लगानी पड़ेंगी, मुझे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, क्लासेस लगानी पड़ेंगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेंगी, बहुत सारे नोट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, बहुत सारी बुक्स इकट्ठी करनी पड़ेंगी। मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? ये क्या होती है बच्चों? हमारी स्ट्रैटेजी। मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? दिस इज माई स्ट्रैटेजी। एक बार पिक्चर क्लियर होगी कि मुझे 2 ग्रुप देने हैं, मुझे पास होना है, मुझे नोट्स चाहिए, मुझे क्लासेस चाहिए, आपको पता लग गया कि आपने करना क्या है, क्या क्या है, इसे बोलते हैं स्ट्रैटेजी। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या बनाओ? चलो मुझे क्लासेस लेनी है जनवरी के लिए, एक काम करता हूं मैं फरवरी से शुरू कर, जनवरी 24, सॉरी मैंने जनवरी 21 लिख दिया था। हाँ जी, मेरा डाउट जो 24 नहीं, क्या होगा? मैं कहाँ सोच रहा था, हाँ मेरा डाउट, मैंने 21 क्यों बोला? फिर 21 कहाँ से आया यार? मतलब मैं भी बोल रहा हूं और आप भी सुन रहे हो। इंटरप्रिटेशन सही थी ना, मतलब मेरी भावनाएं आप समझ रहे थे, भावनाएं समझ जाती हैं। मतलब जनवरी 21, मतलब मुझे भी समझ नहीं आया कि इतना दूर में कैसे चला गया। हाँ जी, अच्छा हाँ, मेरे को लॉजिक समझ आया। एक्चुअली ये जैन 21 पहला अटेम्प्ट था कोरोना के बाद, जब अटेम्प्ट पहली बार जनवरी में हुआ था। कोरोना आ गया था 20 में, तो आपको शायद याद होगा जनवरी में पहली बार आईसीआई के इतिहास में पहली बार जनवरी 21 में पेपर हुए थे। तो वो जनवरी 21 ना माइंड में बैठ चुका है कि जन 21 में पहली बार आए, क्योंकि आईसीआई पेपर साल में 2 बार लेता था, मई नवंबर। बट कोरोना में नवंबर 20 में जब पेपर लिए गए ना, तो बहुत सारे बच्चों ने शोर मचाया नवंबर 20 में, कोरोना है कोरोना है कोरोना है। तो इंस्टीट्यूट ने ऑप्ट आउट स्कीम खोल दी। ऑप्ट आउट स्कीम में क्या बोला? बच्चे नवंबर 20 में, जो बहुत सारे बच्चों का क्लेश था कि हमारे इलाके में अभी भी कोरोना है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इंस्टीट्यूट ने बोला नवंबर 20 में जो नहीं आ सकते वो ऑप्ट आउट कर दे, वो जनवरी 21 दे दे। तो पहली बार जनवरी 21 यहाँ से फेमस हुआ था कि इंस्टीट्यूट जनवरी में पेपर ले रहे। तो चलो लेट्स कम बैक टॉपिक पे। हमने पहले स्ट्रैटेजी सोचनी है कि हमें क्या क्या, रिपीट, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सब बच्चे बताओ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें 2 ग्रुप और कब पास करने हैं? जनवरी 25 में। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? ये हमारी स्ट्रैटेजी है। अब स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग होती है। अब आपने यहां पे बोला मैं फरवरी 24 से ही क्लासेस शुरू कर दूंगा, एग्री? आपने फरवरी से ही पहले ग्रुप 1 की क्लासेस ली, उसके बाद आप ग्रुप 2 की क्लासेस में चले गए। क्लियर? अब क्लासेस खत्म करके आप साथ में होमवर्क कर रहे हो कि मुझे होमवर्क करना है, साथ में ही आप क्या कर रहे हो? रिविजन्स, और क्या दे रहे हो? टेस्ट। आप अपने साथ सिंसियर हो कि मुझे दोनों ग्रुप किसी तरह निकालने हैं। ये आपके प्लान से कि पहले ग्रुप 1 की क्लासेस लूंगा, फिर ग्रुप 2 की क्लासेस, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव माइंड में क्लियर हेडेड है कि मुझे जनवरी में किसी भी तरह दोनों ग्रुप निकाल। देखो बच्चे, अगर आप क्लियर हेडेड नहीं होगे ना तो आप परेशान हो जाओगे। दोबारा थॉट मत लाना मन में कि मुझे जनवरी में 1 ग्रुप देना है या 2 देने हैं। एक बार क्लियर हो जाओ कि मुझे 1 देना, तो 1 पे क्लियर रहो। मैं तो नहीं सजेस्ट कर रहा 1 देना। अगर आपके मन में है कि मैंने 2 देने हैं ना, तो अब इस पर बार बार सोचना नहीं है, बस अब इस पे अड़ जाओ कि मुझे जनवरी में निकालने हैं दोनों ग्रुप्स। तो स्ट्रैटेजी होती है कि मुझे क्या करना है
और जब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम डिटेल में प्लानिंग करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑडिट प्लान। ये प्लानिंग के दोनों पार्ट है। अब मेरा क्वेश्चन, प्लानिंग का ऐसे 300 शुरू होता है। सबसे पहले ऐसे का स्कोप, कोई बच्चा बताएगा स्कोप क्या होता है? कवरेज। इस ऐसे में क्या क्या कवर्ड है, क्या क्या कवर्ड है? प्लान, ऐसे का नाम देखो, प्लानिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ऐसे 300 का नाम है। इट डील्स विद ऑडिटर्स टू प्लान द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे है ना, तभी तो ऑडिट की बात आ रही है, रिव्यू की बात नहीं आ रही है ना बच्चे? ऐसे चल रहे हैं। हमें ऑडिट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लानिंग करना पड़ेगा। इट स्टेट्स दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू सो दैट इट विल बी परफॉर्म्ड इन एन, बेटा चीजें प्लान होंगी तो इफेक्टिवली हो पाएंगी। जब चीजें प्लान ही नहीं होंगी तो फिर हाफ हैजेडली चलेंगी। कोई बच्चा समझते हैं वो हाफ हैजेडली? अफरा तफरी रहेगी अगर चीजें क्या नहीं होंगी बच्चों, प्लान नहीं होंगी। अब तुम अपनी लाइफ में बताओ, आपकी क्लासेस को लेके आप प्लान्ड हो या हाफ हैजेड हुए पड़े हो? प्लान्ड है, तभी तो आप क्लासेस इफेक्टिवली कर पाओगे, क्योंकि आपकी चीजें सारी प्लान्ड। क्या इफेक्टिवनेस का मतलब, एफिशिएंट, इफेक्टिव का मतलब क्लियर है। अब ये प्लानिंग के कुछ बेनिफिट्स आते हैं, मेरा डाउट, अभी मैं आपके साथ बेनिफिट्स उठाऊंगा एक एक करके। सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगर मुझे चीजें पता है मैंने क्या करना है, मैंने एक वैभव जलान क्लासेस वालों ने मुझे बुलाया, बोला सर हमारा ऑडिट कर दो। एग्जाम्पल है, उसमें मत घुसना सर, आप नहीं कर सकते, आप रिलेटेड उस टॉपिक में मत जाना। मान लो मैं उनका ऑडिट कर रहा हूं, मुझे उनके बिजनेस में क्या करनी है बेटा बताओ? प्लानिंग। प्लानिंग का मुझे फायदा क्या होगा मेरा? अगर मैंने चीजें प्लान कर ली, मैंने वैभव सर का बिजनेस सारा, पहले प्लानिंग होगी, ये पहले बिजनेस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? पहले बिजनेस समझना पड़ेगा, आगे क्या क्या तुम्हारा प्रोडक्ट है, क्या तुम्हारी सर्विसेज है। हाँ, उसके बाद ही तो मैं चीजों को अलर्ट, हाँ भाई आवाज नहीं आई, उसी के बाद तो मैं प्लान करूंगा। मैंने इनका बिजनेस समझ लिया और चीजें क्या करनी शुरू कर दी, प्लान। अगर मैं प्लानिंग से चलूंगा तो क्या जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको अप्रोप्रिएट अटेंशन डिवोट कर पाऊंगा? इनके यहाँ इंपॉर्टेंट एरिया क्या ना, ऐसे फीस कलेक्शन रहेगा। इनका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया क्या है? कमन फास्ट, फीस कलेक्शन। क्या इस एरिया पे मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा? मेरा डाउट, अगर मैंने चीजें प्लान कर ली तो मैं अप्रोप्रिएट अटेंशन दे सकता हूं किसको बड़े भाई? इंपॉर्टेंट एरियाज को। मेरा सवाल, अगर मैंने बिजनेस समझा होगा, मेरी तरफ देख के बोलो, अगर मैंने वैभव सर का बिजनेस समझा होगा तो मुझे पहले ही पता लग गया होगा कि इनके बिजनेस में दिक्कत कहां पे गड़बड़ होने के चांस है। मुझे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, व्हाट इज पोटेंशियल, होने वाली प्रॉब्लम्स का, अभी मैंने प्रॉब्लम ढूंढ ली है या बिजनेस समझते ही पता लग जाएंगी? जब चीजें समझ रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, तभी पता लग जाएगा किस एरिया में इनके प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। वैसे आप बताओगे इनके यहां प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहां पे हो सकती है? मैनेजमेंट में कहां पे? वही तो पूछ रहा हूं। अबे नॉन ऑडिट, नॉन फाइनेंशियल बातें मत करना क्लास में, सारा फोकस फाइनेंशियल पे रखो। वी आर ऑडिटर्स, है ना? तो मेरा डाउट, ओके, ऐसा लगता है मैनेजमेंट वैभव सर के हाथ में है। हाँ, और वैभव सर खुद भी टीच कर रहे हैं। बात समझना, वैभव सर ही मैनेजमेंट संभाल रहे हैं और वो खुद ही टीच कर रहे हैं। तो कहीं वो अब्यूज ऑफ अथॉरिटी ना हो। व्हाट इज अब्यूज ऑफ अथॉरिटी? अपनी पावर का मिसयूज ना हो। क्या बात क्लियर? ये प्रॉब्लम है, ये मुझे टाइमली पता लग गया। व्हाट इज टाइमली? सही समय पे पता लग गया। मैं इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखूंगा कि अब मैं ऑडिट कर रहा हूं, मैंने क्या देखा, वैभव सर को जो पेमेंट हो रही है, एग्जाम्पल के रूप में वैभव सर को जो पेमेंट हो रही है उस पर टीडीएस नहीं कट रहा, बाकी टीचरों को जो पेमेंट हो रही है उस पर। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा वैभव सर को पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस क्यों नहीं काट रहे? कहते सर वो तो ओनर है, मालिक तो पैसे ऐसे ले जाता है घर उठा के। मैंने कहा वैभव जलान क्लासेस और वैभव जलान सर आर सेपरेट लीगल एंटिटी, आप ये गलत कर रहे हैं। कहते सर वो तो उनका जब मन करता है कैश उठा के ले जाती है। मैंने कहा कैश में ले जाते, एक मिनट, कैश 20,000 से ज्यादा उठा के ले जाती है वो? कहते जी सर 2 लाख 3 लाख जितनी पेमेंट आती है सारी उठा के लेते, मालिक है। मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मालिक नहीं है वो। वैभव जलान क्लासेस का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, सही है सर? नो, पेमेंट कहां जानी चाहिए? क्या बात क्लियर? वहां से फिर वैभव सर को ऑनलाइन पेमेंट होनी चाहिए टीडीएस कट के। ये क्या तरीका चल रहा है? वैभव सर मालिक है तो जितना पैसा गले में आता है उठा के ले जाते हैं। वैभव जलान क्लासेस है तो सेपरेट लीगल, लॉ में पढ़ाते कुछ हो करते कुछ हो।
क्या बात क्लियर है? तो मेरा डाउट, आपको ये प्रॉब्लम समझ आया? मेरा नेक्स्ट सवाल, अच्छा चीजें प्लान्ड होंगी तो क्या मैं बोल सकता हूं ऑडिट ठीक से ऑर्गेनाइज और मैनेज हो जाएगा? ऑर्गेनाइज और मैनेज, एग्जाम्पल, मेरा एक आर्टिकल बोला जी सर, मैंने कहा बेटा जाओ वैभव सर के यहां पे जाओ, कहते सर करना क्या है? मैंने कहा उनके क्लासेस में जाओ, देख के आओ कितना फर्नीचर है, फर्नीचर सारा काउंट करके आओ। मैं अपने आर्टिकल को भेज रहा हूं फर्नीचर काउंट करने। मैंने कहा जब तुम फर्नीचर काउंट करने जाओगे ना, कहता ठीक है सर मैं फर्नीचर काउंट करने जा रहा हूं। फर्नीचर काउंट करके आ गया। मैंने अगले दिन बोला वो आर्टिकल, यार एक मिनट, वो कैमरास तो मैंने तेरे को बोलना ही भूल गया, जा दोबारा जाइयो कैमरास भी देख के आइयो कितने कैमरास हैं। उसके बाद अगले दिन है, ओ शिट यार आर्टिकल, वो प्रोजेक्टर तो तूने काउंट ही नहीं करे होंगे, प्रोजेक्टर भी काउंट करके आ। ओ शिट सर आर्टिकल, एम्प्लॉइज तो काउंट ही नहीं करे होंगे। कहता सर प्लान नहीं करना आता क्या? एक बार पहले प्लान कर लो ना कि करना। आपने ऑडिट ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे सर, आपने ठीक से अपने ऑडिट को क्या नहीं किया? ऑर्गेनाइज। व्हाट इज ऑर्गेनाइज? स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर लो ना कि क्या क्या काम करना है, उसी हिसाब से फिर काम कर लेंगे। आप ये अजीब सा काम क्यों कर रहे हैं? ओ यार ये रह गया वो रह गया, अफरा तफरी क्यों कर रहे हो? चीजों को प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो। यानी चीजें अगर प्लान होंगी तो ऑडिट ऑर्गेनाइज हो जाएगा और ऑडिट ठीक से मैनेज हो जाएगा, तो ऑडिट इफेक्टिव रहेगा और एफिशिएंट रहेगा। कोई बच्चा बताएगा इफेक्टिव और एफिशिएंट में क्या फर्क होता है? टाइमली पूरा कर दिया तो इफेक्टिव है, और अगर सही कॉस्ट भी ठीक है और रिजल्ट भी आया, कम कॉस्ट लगी और अच्छा रिजल्ट आया, तो हम बोलते हैं कि एफिशिएंट है। मेरा नेक्स्ट सवाल, अच्छा अब वैभव सर के यहाँ पे लेटर से वैभव सर बोले सर हमारी एक ना हमारी एक इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा क्या इन्वेस्टमेंट है? बोले सर हमने ना लेटर से गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, हमने गोल्ड ले रखा है, वर्चुअल फॉर्म में गोल्ड ले रखा है। वर्चुअल फॉर्म समझते हैं? वर्चुअल फॉर्म में गोल्ड ले रखा है 5 करोड़ रुपए का। मेरा डाउट, अब मेरा क्वेश्चन, वर्चुअल गोल्ड है, अब ये लड़की बैठी है, बच्चा व्हाट्स योर नेम? प्रियांशी। ये मेरी आर्टिकल है, साथ वाली बच्ची भी मेरी आर्टिकल है। अब वर्चुअल गोल्ड के लिए मैं किस आर्टिकल को भेजूं? चीज़ें प्लान्ड है, तो जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, क्या मैं वही आर्टिकल सिलेक्ट करूंगा? सिलेक्शन के बाद वर्ड पढ़ना क्या आया? एंगेजमेंट। देखो तुम्हारे लिए कितने तमीज के वर्ड लिखे हैं, आर्टिकल नहीं लिखा है यहाँ पे, क्या वर्ड लिखा है? एंगेजमेंट टीम मेंबर। एंगेजमेंट टीम मेंबर की सिलेक्शन, रिपीट, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ उस आर्टिकल के जिसमें कैपेबिलिटी होगी, जिसको वर्चुअल कोड चेक करना आता होगा, जिसके पास वो कंपिटेंस होगा, हम उसी को भेजेंगे। टू रिस्पॉन्ड टू, ध्यान से वर्ड पढ़ो। अभी वैभव सर बोल रहे हैं गोल्ड 5 करोड़ का है, क्या इसमें रिस्क हो सकता है? क्या पता ओवर स्टेटेड फिगर्स हो? यानी एक रिस्क है, हर चीज में रिस्क होता है, और रिस्क को रिस्पॉन्ड करने हमारे आर्टिकल जाएंगे, चेक करके आ जाएंगे, तो रिस्क बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या बात क्लियर? अब ये तो वर्चुअल गोल्ड का टॉपिक था। लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल। सब बच्चे बताओ, बैंक ऑडिट मिला है हमारे को। अब बैंक ऑडिट मिला है तो बैंक ऑडिट, मेरे पास मान लो 20 आर्टिकल्स का स्टाफ है, लेटर सपोज मेरे पास, तो किस आर्टिकल को भेजना है बैंक ऑडिट में? हर आर्टिकल को तो नहीं भेजूंगा ना, जिनके पास वो कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी होगी बैंक ऑडिट करने की, उन्हीं को भेजूंगा। चीजें प्लान होंगी ना तो मैं सिलेक्शन कर पाऊंगा, और चीजें प्लान नहीं होगी तो मैं किसी को कुछ भी बांटता रहूंगा, ये गलत हो जाएगा। आर्टिकल की सिलेक्शन हमेशा काम के बेसिस पे होगी, या काम को आर्टिकल की कैपेबिलिटी से कनेक्ट किया जाएगा? जो आर्टिकल जो काम करने के लिए कैपेबल होगा उसी को भेजा जाएगा। सिखाया कैसे जाता है फिर ऑडिट फॉर्म में? मान लो एग्जाम्पल के रूप में ये प्रियांशी बैठी है, शी इज वेरी केपेबल ऑफ डूइंग बैंक ऑडिट, तो मैं बैंक ऑडिट पे इसको भेज रहा हूं। साथ में बच्ची बैठी, वो नई आर्टिकल है, मैं इस नई आर्टिकल को इसके साथ असिस्टेंट के रूप में भेज दूंगा, क्योंकि और भी तो नए लोगों को काम सिखाना है। काम तो प्रियांशी करेगी बैंक ऑडिट, लेकिन साथ वाली लड़की वहां जाएगी, रोज आएगी, तो उसको भी बैंक ऑडिट आ जाएगा। ऐसे काम सिखाया जाता है ऑडिट में। मेरा नेक्स्ट सवाल, अब मेरा डाउट, ये 3 वर्ड समझना, ये 3 वर्ड जो मैंने अंडरलाइन किए समझना। डायरेक्शन, काम बताना, वेरी गुड। प्रियांशी तुमने जाना है, वैभव सर छोड़ो ना एग्जाम्पल चेंज, तुम्हें एक ऑडिट पे भेजता हूँ, कौन से एंटिटी का ऑडिट पसंद करती हो? कहाँ भेजो तुम्हें? मदर डेयरी के यहाँ भेज दो, काऊ गिनोगी जाके उनकी? हाँ, या डीटीसी बस में भेज दो, नंबर ऑफ बसेस गिनोगी उनकी जाके? भाई तुम बताओ ना, मैं तो तुम्हें वहीं भेजूंगा। ऐसे काम करने पड़ते, स्टॉक गिनना पड़ता है जाके। हाँ, कौन सी एंटिटी पसंद करते? स्कूल में भेज दूं? मैं स्कूल में बच्चे नहीं गिनते, बच्चे, हाँ बच्चे भी गिनेंगे, बच्चों के अलावा और भी बहुत चीजें गिनने की। हाँ, और बेवकूफ कह रहा शराब के उस दुकान पे कलेक्टर को भेजो। मेरा डाउट, तू तो बेटा तेरे को तो इकट्ठा करके लाना पड़ेगा हमारे को वहां से। ओके,
मेरा डाउट, मेरा क्वेश्चन, सब बच्चे बताओ, मैंने इस बच्ची को स्कूल में भेजा, एक स्कूल का ऑडिट, डीपीएस का ऑडिट सपोज हमारे पास है, डीपीएस एक ट्रस्ट है, मैंने बताया ट्रस्ट का ऑडिट करवाना पड़ता है, मानो डीपीएस का ऑडिट हमारे पास है, मैंने इसको डायरेक्शन दी, स्कूल में जाएगी, सबसे पहले देखियो स्कूल रजिस्टर कौन से लॉ में है, ठीक है, उसके बाद एक काम करियो, स्कूल के सारे बच्चों का डेटा मंगाइयो, टीचर्स का डेटा मंगाइयो, स्टाफ कितना है स्कूल में, प्रिंसिपल नॉन प्रिंसिपल जितने भी लोग हैं सबके अपॉइंटमेंट लेटर देखियो, अटेंडेंस रजिस्टर टीचर्स का मंगवा लियो, सैलरी रजिस्टर ले लियो, ये सारा कुछ मैं इसको समझा रहा हूँ, ऐसे 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 कर लियो, यानी ये मैंने इसको क्या दी है दोस्तों बताओ, डायरेक्शन। कह रहे ठीक है सर। अब ये रोज स्कूल का ऑडिट करने जा रही है, 1 महीने का असाइनमेंट है, इसको पूरा 1 महीना लगेगा ऑडिट करने में, क्या बात क्लियर? क्या इस 1 महीने में मुझे 1-2 बार वहां जाके सुपरवाइज करना चाहिए कि जैसे सिखाया ये वैसे कर रही है, या ये वर्ड समझना, सुपरवाइज, सुपरवाइज का मतलब जाके देखना कि जो डायरेक्शन दी है वो फॉलो हो रही हैं। ये काम कौन करता है? सुपरविजन। प्रैक्टिकली छोटे फर्म्स में तो सीए खुद चला जाएगा, सीए खुद कभी कभी आएगा देखने कि तुम ठीक से काम कर रही हो, या बड़े फर्म में आपको पता होगा असिस्टेंट, मेरे नीचे कुछ आर्टिकल्स होते हैं, बड़ा आर्टिकल्स, जूनियर आर्टिकल, तो जूनियर आर्टिकल को सुपरवाइज करने सीनियर आर्टिकल चला जाएगा। क्या क्लियर? सुपरवाइज का मतलब क्लियर। और तीसरा वर्ड देखना जरा, मैंने क्या अंडरलाइन किए। अब ये बच्ची ने 1 महीना पूरा लगाया, डीपीएस का ऑडिट कंप्लीट कर दिया, अब आप बताओ, ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे पास आई, सर ये ऑडिट हो गया, सब बच्चे बताओ क्या मैं इसका काम एक बार रीचेक करूंगा, या मान लो इसने सही किया होगा? रीचेकिंग तो होगी। जब आप अपने आर्टिकल का काम रीचेक करोगे तो इसको बोलते हैं रिव्यू। रिपीट माय वर्ड्स, रिव्यू। डायरेक्शन मतलब समझाना, सुपरविजन जाके देखना कि वो डायरेक्शन फॉलो कर रही है, और रिव्यू का मतलब उनका काम रीचेक करना। क्या आपको ये 3 वर्ड समझ आए? अब इन तीनों से पहले एक वर्ड है फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेटिंग मतलब अगर प्लानिंग होगी तो ये तीनों काम और अच्छे होंगे। फैसिलिटेट का मतलब और इंप्रूव हो जाएंगे। क्या 3 चीजें और इंप्रूव हो जाएंगी? डीएसआर, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड फैसिलिटेट होगा। फैसिलिटेट का मतलब और इंप्रूव्ड होगा, और अच्छा होगा। क्या बात क्लियर है? मेरा नेक्स्ट सवाल, अब सब बच्चे बताओ, मान लो एक बैंक ऑडिट था, एक पेट्रोलियम कंपनी का ऑडिट है। पेट्रोलियम कंपनी बोली सर हमारा जो पेट्रोल का स्टॉक है ना वो जमीन से नीचे पड़ा हुआ है, 20 फुट 50 फुट नीचे है, 50 फुट नीचे। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बता दिया, मैंने अपने आर्टिकल से पूछा 50 फुट नीचे कौन जाएगा? ये 4 आर्टिकल है, इन चारों ने हाथ खड़े कर दिया, हम तो नहीं जाएंगे। इसमें से एक आर्टिकल बोला सर, मैंने कहा बेटा बोलो। सर मेरा फ्रेंड भी एक जगह ऑडिट करता है, उनको भी पेट्रोलियम कंपनी का ऑडिट मिला है। सर उन्होंने एक्सपर्ट को बुलाया था, जो एक्सपर्ट नीचे जाते हैं। सर हम भी एक्सपर्ट हायर कर लेते हैं। सर एक्सपर्ट समझते हो, जिनका रोज का काम है वो करना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, स्टॉक ऑडिट करने के ना, स्टॉक काउंट करने के लिए कि कितना स्टॉक का पेट्रोल, कितना पेट्रोल का स्टॉक नीचे पड़ा है, हम इसके लिए क्या करेंगे बड़े भाई, एक एक्सपर्ट रखेंगे। मेरा यानी प्लानिंग होगी ना तो हमें पता होगा किस किस जगह पे हमें एक्सपर्ट की हेल्प लेनी होगी। जो जो डिफिकल्ट एरियाज होंगे जो हमसे नहीं हो रहे होंगे उसके लिए हम एक्सपर्ट्स के, हाँ जी, असिस्टिंग वेयर एप्लीकेबल इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर सच एज। हमें कहाँ असिस्ट का मतलब प्लानिंग कर रखी होगी ना तो ये हेल्प मिलेगी। चीजें प्लान होंगी तो पता होंगी कौन सी खुद करनी है कौन सी एक्सपर्ट से करानी। क्या बात क्लियर है? अब अगर आपने सारे वर्ड समझ लिए मेरे साथ तो एक बार जल्दी से जरा देखना। पॉइंट 1, अगर चीजें प्लान्ड होगी तो इंपॉर्टेंट एरियाज को प्रॉपर अटेंशन मिल जाएगी, प्रॉब्लम्स पहले ही पता लग जाएंगी, ऑडिट ठीक से ऑर्गेनाइज और मैनेज होगा तो एफिशिएंट और इफेक्टिवली चलेगा। पॉइंट नंबर 4, आर्टिकल्स की सिलेक्शन काम के बेसिस पे होगी, उनकी कैपेबिलिटी देख के होगी। डीएसआर, डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू ज्यादा अच्छा होगा, और साथ में हमें यह भी पता होगा कौन सा काम हमने एक्सपर्ट से कराना। क्या बात क्लियर? चलो जी अब यहां की लाइनें पढ़ती हैं, यहां से पढ़ती है। प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी टू कैरी आउट इन अ, बेटा टाइमली मैनर का मतलब क्या होता है? जल्दी खत्म करना, लेट खत्म करना, या सही समय पे खत्म करना? सही समय पे खत्म करना। क्लियर है? बिसाइड्स इंश्योरिंग, हाँ जी, इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग एंगेजमेंट। देखो 2 बेनिफिट है इस लाइन में लिखे, बिसाइड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्लानिंग करेंगे तो स्टैंडर्ड्स तो कंप्लाई होंगे ही होंगे, साथ में हमें और हमारी ऑडिट भी इफेक्टिवली चलेगी। प्लानिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ये लिखे 6 एडवांटेजेस। क्या समझ आ गए? कैन वी प्रोसीड? ये देयरफॉर वाला पैराग्राफ पढ़ना, क्या कहते हैं? देयरफॉर प्लानिंग एंड ऑडिट इंश्योर दैट ऑडिट रिस्क, कौन सा रिस्क? क्या होता है ऑडिट रिस्क? कभी बताया था? ऑडिट रिस्क एंटिटी में गड़बड़ होने के, मैंने अभी ऑडिट रिस्क नहीं समझाया, सॉरी, मैंने ऑडिट रिस्क नहीं समझाया।
मैंने एक रिस्क समझाया था, आपको याद है? मैंने जो रिस्क सिखाया था, मैंने क्या रिस्क समझाया था, एक बार दोबारा बताना। सेल्स में, सेल 10 करोड़ की है, कमन फास्ट, 10 करोड़ की सेल है, इसमें गड़बड़ के चांसेस हैं। इस रिस्क को क्या बोलते हैं बड़े भाई? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। कंपनी में गड़बड़ के चांसेस है, इसको क्या बोलते हैं? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो समझ आता है, अब आप मेरी एक बात का जवाब देना। ऑडिटर ऑडिट करता है, एक बात सोच के बताना, ऑडिटर ऑडिट करता है, अच्छे से करता है, स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, क्या ऑडिटर से गलती हो सकती है? आवाज नहीं आई? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड है, अरे अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं मान लो, और वो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां होंगी तो पॉजिटिव ओपिनियन देना होगा या नेगेटिव ओपिनियन? क्या उससे गलती हो सकती है? वो इन गलतियों को देखे ही ना, ध्यान ही ना दे, उसे लगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल, और वो नेगेटिव की जगह कौन सा ओपिनियन दे दे? पॉजिटिव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है और वो उसके ऊपर क्या दे रहा है बड़े भाई? पॉजिटिव। यानी उससे भी मिस्टेक हो सकती है, ऑडिटर से मिस्टेक हो सकती है ऑडिट के दौरान। मतलब पूरा ऑडिट कंप्लीट होने के बाद ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर से भी शायद इस ऑडिट में मिस्टेक हो, इसे बोलते हैं ऑडिट रिस्क। ऑडिटर से भी गलती हो गई, किस चीज की गलती? क्या पता वो गलत ओपिनियन दे दे, गलत ओपिनियन दे दे, इस रिस्क को क्या बोलते हैं बेटा? ऑडिट रिस्क। क्या हर ऑडिटर के पास, हर ऑडिटर को अपना ऑडिट रिस्क एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझसे गलती हो सकती है, होगी या हो सकती है? हर ऑडिटर को, यहां बैठा हर बच्चा ये बात माने कि कल को आपने ऑडिटर बनना है, आपको ऑडिट शुरू करने से पहले ये रिस्क एक्सेप्ट करके चलना है कि मुझसे इस ऑडिट में गलती हो सकती है। क्या ये बात क्लियर है? अब आप बताओ ये रिस्क कब एक्सेप्ट करके चलना है कि मुझसे गलती हो सकती है? प्रायर टू ऑडिट स्टार्टिंग, ऑडिट शुरू करने से पहले आपको ये बात सोच के चलनी है कि मुझसे गलती हो सकती है। आपको इतनी अच्छी चेकिंग करनी है, आपको इतनी अच्छी चेकिंग करनी है, इतने ढंग से प्लानिंग करनी है, हर चीज इतने तरीके से करनी है कि आपसे गलती के चांसेस बढ़ जाएं या कम हो जाए। हर ऑडिटर अपनी गलती के चांसेस क्या करेगा? रिड्यूस। कैसे रिड्यूस होंगे? जब वो लेवल ऑफ चेकिंग बहुत अच्छी करेगा। क्या बात क्लियर है? जब वो ढंग से ऑडिट करेगा तो उससे गलती होने के चांसेस कम एंड फास्ट कम हो जाएंगे। अरे भैया है कोई है, वो चाय कल आएगी, वो रख के चलेगी? कब आई थी वो? यार तुम मुझे याद तो करा देते, मैं तो भूल गया पढ़ाते। फिर ठंडी होगी यार, किसी की नजर लग गई है मुझे लग रहा है इस क्लासरूम में, है ठंडी होगी यार। चलो पी लेते यार, बताया करो, यहाँ पे नॉक कर जाते, ऐसे कुछ कर जाते ना। देखो मैं पढ़ाई में कितना मगन हो गया कि मुझे, आप आए कब थे? नहीं मैडम, वो जो मैम ने करो, जो मैम दीदी थी उन्होंने चाय दी तो यहाँ से आई थी, यहाँ मुझसे यहाँ रख के गई थी चाय, उधर से आए थे यहाँ रख के चले गए। बड़ा यार शांत, तो तुम लोगों ने देखा सबने, तो आप ही बेटा बोलते सर चाय ठंडी हो रही है, चाय लीजिए। यार बेटा कल कोई कह रहा था वी आर फैमिली, तो फैमिली में इतना तो याद करा देते ना कम से कम। अच्छा मैंने ये मना किया कि चाय पीनी नहीं है, मुझे तो बोल दो कि सर आप तो पियो कम से कम। मेरा डाउट, चलो यार कोई बात नहीं। हाँ जी, मेरा सवाल, तो ऑडिट रिस्क क्या है? एक बार चैप्टर 3 के टॉपिक है लेकिन चैप्टर 2 में आ रहे हैं। हाँ जी, मैंने बोला था अच्छी नीयत से बनाना, चाहे फिर ठंडी होगी। हाँ जी, मेरा डाउट, चलो लेट्स कम बैक। ऑडिट रिस्क क्या है? एक बार फिर से, ऑडिट रिस्क है एक रिस्क कहीं ऑडिटर से भी ऑडिट में गलती ना हो जाए। हर ऑडिटर को अपना ये रिस्क ऑडिट के शुरू में एक्सेप्ट करना है कि मुझसे गलती, और मुझे ऑडिट इस तरीके से करना है कि ये गलती के चांसेस, तभी ये लैंग्वेज पढ़ी है अब। प्लानिंग एंड ऑडिट इंश्योर दैट ऑडिट रिस्क इज, ध्यान से, रिड्यूस्ड। हमें ऑडिट प्लानिंग करनी ताकि ऑडिट रिस्क कितना कम हो जाए? एक्सेप्टेबली लो लेवल, इतना लो हो जाए जितना एक्सेप्टेबल हो, जितना सब माने कि कोई ये नहीं कह सकता मैं इतना अच्छा ऑडिट करूंगा मेरे यहां गलती के चांसेस जीरो हैं। जीरो तो हो नहीं सकते, या कुछ रिस्क तो
आप बताओ ना, ऑडिटर कभी भी ट्रू एंड करेक्ट व्यू नहीं देता, ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, याद है? या कुछ गलतियां तो उससे भी ऑमिट हो ही सकती हैं। तो ऑडिटर आप रिस्क को लो कर सकते हो, लेकिन कमन फास्ट नील या जीरो नहीं कर सकते। When audit work is adequately and properly planned, it reduces the risk of inappropriate opinion by auditor। अभी मैंने यही बोला था, कहीं ऑडिटर गलत ओपिनियन ना दे, इसका रिस्क क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा, अगर उसने ठीक से ऑडिट क्या करी होगी, प्लान। ये लैंग्वेज है ऑडिट रिस्क की, ये डेफिनेशन है ऑडिट रिस्क की, कहीं ऑडिटर से ऑडिट में गलत ओपिनियन ना दे दे ऑडिटर। चलो यहां तक बात क्लियर है, आपको बेनिफिट समझ आ गए? कैन वी प्रोसीड? अबे पीछे वाले जाग रहे हैं, सो गए? हाँ, अब तुम बड़े शांत बैठे हो भाई साहब। क्या नाम है तुम्हारा? स्पेक्स वाले भाई साहब। हाँ, आज बड़े शांत लग रहे हो। मम्मी ने डांट के भेजा घर से? मम्मी ने डांट के भेजा घर से? ओहो, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आज शांत बैठा है ये बहुत ना। हाँ जी, मेरा सवाल, बट आपको ऐसा फील नहीं हो रहा ग्रुप 2 में आके थोड़ी लाइफ इजी हो गई है? ग्रुप 1 में सुबह 7 बजे आ जाते थे। अच्छा, टेस्ट के मैसेजेस आ गए। बाबू सर यार बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान करते हैं, मतलब रात को आप ये देख लो, मेरे को 3 बार उनका कॉल आया, इसको ऐसे कर लें, इसको वैसे कर लें, ये चीज़ ये कर लें, ये चीज़ वो कर लें। मैं कहा यार बाबू सर यार ठीक कह रहे हो। तीसरे कॉल पे तो मेरी यही टोन थी मन में, यार तुमने जो करना है करो, इसको ऐसे कर ले सर, इसको वैसे कर ले सर, मैंने ये सोचा इसको ऐसे कर लेते, मैं यूं कर रहा होता हूँ, हाँ जी हाँ जी जी जी। फिर कहेंगे आप कुछ बताओ, मैं कुछ बोलूंगा, कहेंगे नहीं नहीं सर इसको ऐसे करेंगे। मैं कहा यार जब तुमने करना वैसे ही है, फिर पूछ क्यों रहे हो? हाँ जी, लेकिन मेरा उनकी बातों से ना, मैं सच बता रहा हूँ, उनसे बात करके एक बात समझ आ जाती है कि ना ये बंदा ना, वो नहीं होते बंदे जो अपने काम के प्रति बड़े ज़्यादा पक्के होते हैं कि नहीं मुझे ये कमिटेड वर्ड यूज़ करूंगा मैं, वो कमिटेड है बहुत ज़्यादा, नहीं मुझे इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे कर लेते हैं। आपका टेस्ट का मैसेज ग्रुप में आया होगा कि ऑडिट का टेस्ट है ना? वो टेस्ट का मैसेज आते ही मुझे कॉल आ गया, आपने ऑडिट का टेस्ट बोला है। अब टेस्ट पे वो शुरू हो गए, ऐसे नहीं लेना चाहिए टेस्ट, इसको ऐसे करना चाहिए। मैं हाँ जी करा, मैं जी जी सर जी, आपको जैसे ठीक लगे, आपको जैसे ठीक लगे। फिर थर्ड बार फिर कॉल आया, मैं कह रहा था इसको ऐसे कर ले। कहा सर जी, मेरे मन में तो वही वाली टोन थी, भाई जो करना है करो। हाँ हाँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी दोस्ती है उनसे, ऐसी क्या बात है। मैं हाँ जी बाबू सर, अगर आप भी सुन रहे हो तो भाई है तो भाई वाली बात है ना। नहीं, डरने की क्या बात है भाई इसमें। मेरा डाउट अगर चाय बंद हो जाएगी। बट कहने का मतलब ही इज वेरी कमिटेड। अब ना पंजाबी लोग हैं, हम लोग उतने कमिटेड नहीं होते, लेकिन बाबू सर पंजाबी नहीं बनी है शायद, है ना? काम के प्रति बहुत ज़्यादा पक्के नहीं होते जैसे बंदा। हम पंजाबी है, मैं तो ऐसा सोचता हूँ अरे यार करना है करो, नहीं करना मत करो, नहीं बहुत बहुत पक्के हैं। चलो लेट्स कम बैक, नेचर ऑफ प्लानिंग। ओके क्लास, एक क्वेश्चन का जवाब है, प्लानिंग एक डिस्क्रीट फेज है ऑडिट का। प्लीज बोर्ड पे देखना, ये वर्ड समझना। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग, प्लानिंग एक सेपरेट फेज है ऑडिट का। मेरा डाउट सुने प्लीज बोर्ड पे, प्लानिंग एक सेपरेट फेज है ऑडिट का। इंस्टीट्यूट कहता नहीं, नहीं प्लानिंग एक सेपरेट फेज नहीं है। सेपरेट फेज का एग्जांपल, पहले प्लान कर लेते हैं फिर ऑडिट शुरू करेंगे, पहले प्लान कर लेते हैं फिर ऑडिट स्टार्ट करेंगे, है ना? इंस्टीट्यूट कहते नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आप प्लान करो, ऑडिट स्टार्ट करो, ऑडिट स्टार्ट करके फिर कुछ बदलना है तो फिर से प्लान कर लो, फिर ऑडिट फिर से चलो, फिर कुछ चेंज करना है फिर से प्लानिंग करो। इंस्टीट्यूट का मानना ये है कि प्लानिंग एक बार करके रखना नहीं है, फ्रीक्वेंट बेसिस पे प्लानिंग होते रहना चाहिए। प्लानिंग को उन्होंने क्या बोला, ये डिस्क्रीट फेज नहीं है, बल्कि ये तो एक कॉन्टिन्यूल, एक वर्ड और है इटरेटिव। इटरेटिव का मतलब फ्रीक्वेंट, लगातार चलती ही रहेगी। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट ऑफन बिगिंस। प्लानिंग शुरू कब होगी? जैसे पिछले साल का ऑडिट खत्म होगा, मान लो 23-24 का ऑडिट 23-24 का ऑडिट कंप्लीट हो गया, जिस दिन 23-24 का ऑडिट कंप्लीट हुआ उसी दिन से किसकी प्लानिंग शुरू हो जाएगी बताओ? 24-25 की। दैट ऑफन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट। और कब तक चलती है? एंड कंटिन्यू अंटिल द कंप्लीशन ऑफ
करंट ऑडिट। तो जैसे ही 23-24 का ऑडिट खत्म होगा वैसे ही 24-25 की प्लानिंग, और जब तक 24-25 का ऑडिट कंप्लीट नहीं होता प्लानिंग चलती रहेगी। यानी ये नहीं कि एक बार प्लानिंग करके छोड़ दी, प्लानिंग सेपरेट फेज, प्लानिंग कोई सेपरेट फेज नहीं है। ये नहीं कि प्लानिंग एक बार करके छोड़ दी, प्लानिंग तो ऑडिट के साथ ही चलती रहेगी। इट विल बी मूविंग कंटिन्यूसली इटरेटिवली, साथ साथ ऑडिट के। ये जो मैंने बोला था, पहले प्लान करो, ऑडिट स्टार्ट करो, फिर थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करनी है, फिर उनको प्लान करो, फिर ऑडिट करो, फिर लगे नहीं यार ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, फिर उसको प्लान करो। मतलब प्लानिंग फ्रीक्वेंटली चलता रहना चाहिए ऑडिट के साथ साथ। जैसे आप करते हो अपनी लाइफ में, आप पहले अपनी प्लानिंग करते हो कि मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है, फिर पढ़ाई करते समय लगता नहीं यार ये मेरी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, फिर प्लानिंग चेंज करते हो, फिर से काम करते हो, फिर लगता नहीं प्लानिंग थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। आप भी तो प्लानिंग को कंटिन्यूसली करते ही रहते हो, तो वैसे ही ऑडिट पे भी करना है। हाँ जी, क्या आप करते हो प्लानिंग रेगुलर बेसिस पे? आपके लिए डिस्क्रीट फेज है प्लानिंग आपके पर्सनल लाइफ पे, या वो भी कंटिन्यूसली चलती रहती है? हाँ, रोज चेंज होते हैं प्लान्स। अच्छा, ये नहीं पढ़ेंगे प्लानिंग थोड़ी ना होती है। प्लान करा पढ़ेंगे, फिर उसी रात को जब पढ़ाई नहीं हुई तो फिर रात को सोचा था, मैं ये सोचते हैं ना कल ना बहुत अच्छा पढ़ूंगा, कल से तो बहुत ही अच्छा पढ़ूंगा, फिर अगले दिन भी नहीं पढ़ते। हाँ, मैं जब पढ़ता था ना तो मेरे पास एक डायरी थी, मैं डायरी में डेट डाल दी कि आज सपोज करो आज 18 है ना, 18 आज मैंने पढ़ाई कितने घंटे करी। अगर मैंने 6 घंटे पढ़ा, लिख लिया 6 आवर्स, टाइम लिखा मैंने आज कितनी देर पढ़ी है, पढ़ाई करी। मान लो अगले दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस देखो सिखा रहा हूँ मैं कैसे मोटिवेशन मिलता था मुझे। मान लो 19 तारीख को मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं यहाँ लिख देता था ब्लैक डे, ये दिन मेरा ब्लैक हो गया, आज मैंने आज पढ़ाई नहीं करी। उसके बाद मैं घर आता था लाइब्रेरी से ना, वो कलर लेके ना ब्लैक कलर का कलर कर देता था इस पेज पे पूरा कि ये दिन मेरा ब्लैक है। अब ब्लैक कलर से कलर कर देना उस पेज को पूरा कि ये ब्लैक डे है। अब डायरी में 30 दिन की वो जब मैंने बनाई ना, 30 में से 11 पेज मेरे ब्लैक थे। मुझे इतना एम्बैरस हुआ कि मैंने महीने के 11 दिन वेस्ट कर दिए, और नेक्स्ट मंथ ना वो 11 से घट के 8 रह गए। बात को समझ रहे हो? वो मुझे ना खुद को शर्म आने लगी कि मेरी इतनी ब्लैक डेज, इतने दिन मैं अपने खराब कर रहा हूं। और जो पढ़ रहे हो ना, मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करता था? मैं कोई वीडियो देख के मोटिवेट नहीं करता था। सीधी बात है बेटा, सेल्फ मोटिवेशन होता है लाइफ में। किसी की वीडियो देख के आप 15 मिनट के लिए मोटिवेट हो सकते हो, उसके बाद फिर मन नहीं करेगा पढ़ने का। आप अपने आप को सिंपल एक बात बोलो, मैं पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल है, आपने अभी लेटर सपोज करो 4:10 पे आपने पढ़ाई शुरू कर दी। आप ईमानदारी से फोन को साइड में रखो, 4:10 पे पढ़ना शुरू करा, आप 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटे बाद मैं कहता हूँ रेस्ट लो। लेकिन जब उठ रहे हो ना टेबल से, 4:10 पे स्टार्ट किया था, लिखो 5:10 पे स्टॉप्ड, लिखो लिखो लिखो। 4:10 पे शुरू किया, 5:10 पे आप ब्रेक पे जा रहे हो, बड़ा मजा आएगा, खुद की बेइज्जती होगी, देखो समझना कैसे। अब जब हम ब्रेक करते हैं ना, बहुत लंबी ब्रेक हो जाती है, कई बार तो ब्रेक इतनी लंबी होती है कि दोबारा आई नहीं अपने सिस्टम पे। देखो मैं जो बात बता रहा हूँ ये हैबिचुअल बात है। अब जब आप अगले दिन आओगे ना, आपको खुद को शर्म आएगा कि मैं पूरा दिन में 1 घंटा पढ़ा था बस। आपने अपने हाथ से लिखा हुआ है ये चीजें, आप जब तक आपको खुद शर्म नहीं आएगी ना, आप पढ़ोगे नहीं। अपना एक डायरी बना लो, उसमें रोज लिखो कितने देर पढ़े हो, कितना देर आपने वेस्ट की है। मैं सच बता रहा हूँ, 10 कई लोग तो 15 दिन में सुधर जाएंगे आप में से। यार मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तो ये गलत कर रहा हूं, मुझे तो भाई सुधरना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो फेल हो जाऊंगा। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगे ना बेटा, तब तक आप नहीं कुछ पढ़ पाओगे। मत देखो किसी टीचर को, या मत सुनो किसी यूट्यूबर को, ऐसे कर लो मोटिवेट हो जाओगे, ये कर लो भाई साहब ये हो जाएगा। वो सिर्फ 10-15 मिनट की आपने सुनी है वीडियो, सुनते होगे आप भी मोटिवेशन की। मैं बता रहा हूं आपको, वो आपको सिर्फ 10 या 15 दिन के लिए। मैं किसको सुन रहा था, एक मोटिवेटर कहती है आपको ना मोटिवेशन के लिए पता है क्या करना चाहिए। मैं कहा हाँ भाई क्या करना चाहिए? कहते जो चीज आप सब चाहते हो उसको फील करो। मैंने कहा मान लो, कहता आपको महंगी गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी के शोरूम में जाओ, देख के आओ। आपको लैम्बोर्गिनी लेनी है, वेंटले लेनी है, आप जाओ पहले देख के आओ कि मैंने ये लेनी है। अपने आप को बोलो मैं लूंगा। मैंने मन में सोचा मैं तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा, लेने मेरे बस की है नहीं है, मेरे बस की है नहीं 5 करोड़ की गाड़ी लेनी। वहां जाके देख के आऊंगा, बैठ के आऊंगा, अंदर चुल मस्ती रहेगी, हाई बोल कितनी अच्छी गाड़ी थी ना, फिर मैं अल्टो पल्टो में बैठूंगा, मुझे तो वो गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये पॉजिटिव की जगह ये तो मुझे नेगेटिव जलील करेगा कि मैं इतना भी काबिल नहीं हूं कि एक बेंटली नहीं ले सकता। नहीं, मैं तो नहीं बोलता। अपना टाइम जो लोग वेस्ट कर रहे हैं,
एक बार डायरी मेंटेन करो, आपको खुद को अकल आ जाएगी कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। कमिंग प्रोसीड। अच्छा एक बात है बच्चों, प्लानिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मानते हो प्लानिंग में दो चीजें होती है, एक होता है क्या करना है और दूसरा चीज कब करना है। क्या और कैसे भी एक वर्ड आता है, मैं कब पे क्या टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है प्लानिंग का। ये कौन सी चीज कब करनी है, आई रिपीट, यही बात यहां लिखी है कि प्लानिंग में टाइम की बड़ी वैल्यू है। पढ़ो, प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एंड ऑडिट प्रोसीजर दैट नीड टू बी कंप्लीटेड, ध्यान से, दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर प्रोसीजर्स। अब ये फर्दर प्रोसीजर्स को समझना, फर्दर प्रोसीजर्स। मेरा डाउट देखो बेटा, ऑडिट में दो प्रोसीजर को अगर मैं ब्रॉडली डिफाइन करूं, प्रोसीजर नंबर 1 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, प्रोसीजर नंबर 1 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या बात क्लियर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और दूसरे प्रोसीजर को बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। आज चीजें थोड़ी टेक्निकल शुरू हो गई हैं, प्लीज ये चीजें अगर समझ आ गई ना, चैप्टर्स मुश्किल नहीं है, टेक्निकल बातें क्लियर होगी तो। देखो बेटा, दो प्रोसीजर समझना। हाँ जी, ये दो प्रोसीजर, पहला प्रोसीजर का नाम क्या है बच्चों? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। नाम से ही समझ आ रहे हैं, इस प्रोसीजर में हमारा पर्पस क्या रहता है, कंपनी में रिस्क असेस करना कि किन जगहों पर रिस्क ज्यादा है और किन जगहों पर रिस्क कम है। इस प्रोसीजर में हम जो भी टेक्निक्स यूज करें, हम जो भी मेथड्स यूज करें, हमारा पर्पस क्या रहेगा मेथड्स और टेक्निक्स लगाने का? हम इस प्रोसीजर में क्या निकालना की कोशिश करेंगे बेटा बताओ? रिस्क असेस करेंगे। कैसे रिस्क असेस करेंगे? कमन फास्ट, हेल्प करो थोड़ी सी। क्लाइंट का बिजनेस समझेंगे। क्लाइंट का बिजनेस जब तक नहीं समझेंगे तब तक तो हमें पता ही नहीं लगेगा कहां पे रिस्क ज्यादा है, कहां पे रिस्क कम है। क्लाइंट की पॉलिसी समझेंगे, जिसे बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। दोबारा से, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? क्लाइंट की पॉलिसी समझेंगे। वैभव सर की क्या पॉलिसी है? आप पहले फीस देते हो या पहले क्लास मिलती है? बुक्स कैसे मिलती है वैभव सर के यहाँ पे? बैकअप कैसे मिलता है? टेस्ट कैसे होते हैं? ये उनकी सारी पॉलिसीज हैं। इन सारी पॉलिसीज को अगर इकट्ठे जोड़ दें तो बन जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हमें ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज समझनी होगी, कंपनी को समझना है, उसकी पॉलिसीज को समझनी है। एक बार बिजनेस समझ आ गया, उसकी पॉलिसीज समझ आ गई ना, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि किस एरिया में रिस्क ज्यादा है, किस एरिया में रिस्क कम है। ये दो काम हम करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में। अब हमें पता लग गया कि मान लो यहां सेल्स में रिस्क बहुत ज्यादा है और परचेज में रिस्क कम है। सपोज हमें ये आइडिया लग गया जब हमने रिस्क असेस किया। तो अब अगली हेडिंग क्या आई जरा बताना? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इसमें हम क्या करेंगे? जब रिस्क पता लग गया कि सेल्स में रिस्क ज्यादा है तो सेल्स के लेवल ऑफ चेकिंग कमन फास्ट ज्यादा कर देंगे। क्या बात क्लियर? और अगर परचेज में रिस्क कम है तो लेवल ऑफ चेकिंग परचेज की क्या हो जाएगी बेटा? लेवल ऑफ चेकिंग कम हो जाएगी। तो पहले फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगते हैं, पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगते हैं, उसके बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगते हैं। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट आप बताओ, क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? अब मेरा डाउट थोड़ा सा और बेटा, टेक्निकल ज्यादा तो नहीं हो रहा, थोड़ा सा और चलूं बोल दूं। अब रिस्क फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। एक को बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और एक को बोलते हैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को दो पार्ट में अगर डिवाइड करें तो एक का नाम है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरे का नाम है सब्सटेंसिव प्रोसीजर। ये दोनों किसके पार्ट है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कब लगाए जाते हैं कमन फास्ट? जब रिस्क असेस हो जाता है। अब एक बार बोर्ड पे देखो, एक एग्जांपल से बात को खत्म करूंगा। सपोज करो तुमने वैभव सर का बिजनेस, वैभव सर का एग्जांपल कंटिन्यू करूं या शुड आई टेक सम डिफरेंट एग्जांपल? आप जैसे बोलोगे। यही एग्जांपल कंटिन्यू रखें, आज के लिए यही एग्जांपल रखते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में कोई और कंपनी का एंटिटी का लेंगे, ठीक है? एक क्लास में एक एंटिटी पे फोकस करते हैं। मान लो यहाँ पे तुम ऑडिट करने आए हो, तुमने यहाँ पे बिजनेस समझा, इनका एंटिटी को समझा, इनका इंटरनल कंट्रोल तुम्हें बहुत अच्छा लगा। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है कंपनी की? तुमने इनकी फीस वाली पॉलिसी पढ़ी, तुम्हें बड़ी अच्छी लगी कि भैया बच्चे को 2-3 क्लास डेमो मिलेगा, उसके बाद पूरी फीस देनी पड़ेगी, नहीं तो क्लास में एंट्री बंद है। तुमने कहा पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, इससे तो कोई बच्चा बिना फीस के क्लास में बैठ ही नहीं पाएगा, ठीक है? बुक्स बच्चे को तभी इशू होंगी जब बच्चा सारी फीस पे कर देगा। बच्चे को ऐप का एक्सेस भी रहेगा, ऐप में ही बच्चे को बैकअप क्लासेस भी देख सकता है बच्चा। ऐप मिलती है ना आपको एक्सेस,
हाँ मेरा रोड, तुमने इनकी सारी पॉलिसीज पढ़ी, ऐप की पॉलिसी, बुक की पॉलिसी, फीस की पॉलिसीज, टेस्ट की पॉलिसीज, तुम्हें सारी पॉलिसीज कॉमन फास्ट अच्छी लगी, यानी तुम्हें लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कॉमन फास्ट अच्छा है। आवाज नहीं आई मेरा रोड, जब तुम्हें लग रहा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, 1 मिनट ना, 1 मिनट के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, 1 मिनट के लिए एक सम अदर एग्जाम्पल। आप मेरे को एक बात बताओ, आप किसी मॉल में जा रहे हो, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहे हो, उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होगा जरा सोचते हैं। एक डिपार्टमेंटल स्टोर को सबसे ज्यादा खतरा होता है मेरे यहाँ सामान चोरी ना हो जाए। आवाज नहीं आई? तो चोरी को रोकने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो सोचिए और मुझे बताइए क्या पॉलिसी। क्या एग्जिट पे गेटकीपर खड़ा होता है, जो गेटकीपर आपकी बिल चेक करता है माल देते समय? क्या साथ में कैमरा लगा होता है एग्जिट गेट पे? एग्जिट पे कैमरास लगे होते हैं और सेंसर मशीन लगी होती है एग्जिट गेट पे। आप जो सामान लेके निकलते हैं, अगर किसी चीज का आपने बिल ना कटाया हो, जो कपड़ों के केस में आपने देखा होगा, तो वह अलार्म बज पड़ता है ना। मेरा रोड, सेंसर लगे हैं गेट पे, कैमरास हैं और गेटकीपर हर बंदे का बिल चेक कर रहा है ताकि कॉमन फास्ट चोरी ना हो। क्या मैं बोल सकता हूं ये चोरी को लेके जो पॉलिसी बनाई गई इसे बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्लियर? अच्छा, ये तो चोरी का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब बच्चे बताओ उनका स्टॉक, अब चोरी कैसे पता लगे कि उनको चोरी हुई है? आप सोच के जवाब दो, चोरी कैसे पता लगती है? स्टॉक काउंटिंग होनी चाहिए डेली बेसिस पे। स्टॉक काउंटिंग को लेके पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि स्टॉक काउंटिंग डेली होगी। एग्री? डेली काउंटिंग करके मैच किया जाएगा कि कितना होना चाहिए, ओपनिंग कितना था और क्लोजिंग है क्या सेम होना चाहिए। ओपनिंग में अगर कुछ सेल हुई है तो माइनस हो जाएगी, नेट अमाउंट क्या होना चाहिए बताओ? ओपनिंग प्लस माइनस सेल, जो नेट बचेगा क्लोजिंग होना चाहिए। कोई डिफरेंस होगा तो वो चोरी का आइटम है। क्लियर? स्टॉक काउंटिंग डेली होगी। ये भी किसका एग्जांपल है दोस्तों बताओ? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। स्टॉक काउंटिंग डेली होगी। कैश को लेके क्या पॉलिसी है? जितना भी पेमेंट आएगी रोज, आई रिपीट, जितनी भी पेमेंट आएगी उस दुकान में या मॉल में, डेली बेसिस पे जितनी भी पेमेंट आएगी कैश में, वो कैश का अमाउंट रात तक जितना कैश आएगा वो लॉकर में वहीं पे रख दिया जाएगा। क्या बात क्लियर है? और बी पॉइंट्स, हाँ जी, डेली बेसिस पे कैश काउंट होगा, कैश बुक में चढ़ेगा, उसके बाद लॉकर में रख दिया जाएगा, है ना। और उसके बाद मेरा दिन के समय 12-1 बजे के आसपास डेली बेसिस पे जितनी पेमेंट होती है बैंक में जाके डिपॉजिट कर दी जाएगी। शाम दोपहर तक जो पेमेंट है वो बैंक में डिपॉजिट होगी, जो शाम की पेमेंट है वो लॉकर में रख दी। ये कैश की पॉलिसी है। मेरा कुछ माल परचेज करना है, उसकी पॉलिसी बनाई। भैया परचेज, एक दुकानदार को परचेज करना है, परचेज का एक मैनेजर है, परचेज मैनेजर के अप्रूवल के बिना कोई चीज परचेज नहीं होगी। जो भी परचेज करना है पहले कोटेशंस मंगाई जाएंगी। कोई बच्चा याद कराएगा व्हाट इज कोटेशंस? पहले अलग अलग सप्लायर्स के रेट मंगाए जाएंगे, जिसका रेट सबसे बेस्ट होगा। ये पॉलिसीज है। इन सबको अगर, अब हर चीज की पॉलिसी होती है एक एंटिटी में, हर चीज को लेके पॉलिसीज होती है। इन सब पॉलिसीज को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है दोस्तों बताओ? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसके मामा पापा ने इसका नाम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों रखा? इंटरनल, पहले तोड़ो वर्ड्स को। इंटरनल, क्या ये बाहर वाले लोग पॉलिसी बना रहे हैं, कंपनी खुद बना रही है? तो कंपनी के अंदर की पॉलिसीज है तो इन्हें बोलेंगे इंटरनल। पॉलिसीज क्यों बनाई जाती है? ताकि फ्रॉड एरर कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस के लिए वर्ड बोला कंट्रोल, ताकि फ्रॉड एरर कंट्रोल हो जाए। और सिस्टम, सिस्टम की डेफिनेशन कहता है सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसीज। सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसी। कंप्यूटर को हम क्यों बोलते हैं कि कंप्यूटर एक सिस्टम है? क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत सारे कंपोनेंट साथ में जुड़ते हैं तो एक सिस्टम बनता है। ऐसे बहुत सारी पॉलिसी साथ में जुड़ जाती है तो एक प्रॉपर सिस्टम बनता है। क्या बात क्लियर है? तो मेरा डाउट, इसके मम्मी पापा ने इसका नाम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रखा। अब आप मुझे बताओ, आपने इस मॉल के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को पढ़ लिया, आपको पॉलिसीज पढ़ के बहुत अच्छी लगी, आप पॉलिसीज को पढ़ रहे हो, यानी आप पॉलिसीज में क्या ढूंढ रहे हो? कोई बताएगा? रिस्क। आपको बहुत अच्छी लगी पॉलिसीज, कॉमन फास्ट, तो आपको रिस्क क्या लग रहा है? कॉमन फास्ट। रिस्क ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है? आपको रिस्क कम लग रहा है। चलो आप कोई बात नहीं, टेस्टिंग करते हैं। अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। कोई बच्चा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बताए? पहले कौन सा प्रोसीजर है बताओ? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टेस्ट करो, टेस्टिंग करो। अब चेकिंग करो, किसकी टेस्टिंग? लो जी, चोरी के लिए इन्होंने बोला था गेट पे गेटकीपर खड़ा है, ऑडिटर खुद अपने जेब में एक सामान डाले और गेट पे पहुंच जाए। आर्टिकल को बोले बेटा चेकिंग करो। गेट की आर्टिकल ने बिना बिल कटाए एक सामान डाला जेब में, पहुंच गया गेट कीपर पे। गेटकीपर ने ध्यान नहीं दिया, आर्टिकल निकल गया। मेरा डाउट, यानी क्या ये पॉलिसी ठीक से काम नहीं कर रही?
पॉलिसीज टेस्ट हो रही हैं। कैमरे में भी कुछ कैमरा काम ही नहीं कर रहा, कई दिनों से कैमरा खराब पड़ा है, किसी ने ठीक ही नहीं कराया, कोई सेंसर बजा ही नहीं। यानी कहना इसे फास्ट फास्ट पॉलिसी है तो सही, लेकिन तो क्या बहुत सारे आइटम चोरी हुए होंगे जो कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हुए? क्या बात क्लियर है? मेरा लाओ जी स्टॉक काउंटिंग की चेकिंग करती हैं, ये कह रहे थे डेली काउंटिंग होती है। आर्टिकल पूछना कब काउंटिंग होती है, कहते जी पॉलिसी में लिखा था रोज सुबह आके ना, या रोज शाम को 8 बजे घर जाने से पहले सारा स्टाफ काउंटिंग करके जाते हैं। हमने आर्टिकल को बोला एक दिन रात को 8 बजे तुम भी पहुंच जाना वहां पे, सिर्फ ऑब्जर्व करना कि ये लोग काउंटिंग कर रहे हैं। आर्टिकल 1 क्या 2 दिन चला गया, 8 बजे कोई काउंटिंग होती ही नहीं है। आर्टिकल ने चपरासी से पूछा, कहता अरे कोई नहीं करता काउंटिंग काउंटिंग, वो तो जब ऑडिटर ने आना हो उससे पहले होती है। मोरल चेक पढ़ा है ना आपने, वो तो जब ऑडिटर ने आना हो तो हिसाब होता है। यानी ये पॉलिसी भी ठीक से नहीं हो रही। क्या बात क्लियर? ये जो पॉलिसी की टेस्टिंग हो रही है इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, बताना? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। व्हाट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स? आईसीएस की टेस्टिंग करना। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल। अब ये क्या वर्ड है दोस्तों, जरा देखना। सब्सटेंसिव प्रोसीजर मतलब अकाउंटिंग की चेकिंग करना। अकाउंटिंग की चेकिंग कंपनी के सिर्फ आईसीएस को टेस्ट करना है या अकाउंट्स को भी टेस्ट करना है? जर्नल एंट्री देखना है, इनकी जर्नल एंट्री ठीक से पास हुई है, लेजर्स चेक करना है, इनके ट्रायल बैलेंस चेक करना, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना। अकाउंटिंग चेक करने को बोलते हैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। आईसीएस चेक करने को क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सब बच्चे बताओ, हमें रिपोर्ट कंट्रोल्स पे देनी होती है या अकाउंटिंग पे देनी होती है? आवाज नहीं आई? अकाउंटिंग पे देनी होती है, यस और नो। लेकिन प्रोसीजर दोनों लगाई जाती है। कोई बताएगा क्यों दोनों चीजें चेक करनी चाहिए? क्योंकि अगर पॉलिसीज बेकार होंगी तो चोरी यानी खतरा ज्यादा होगा, अकाउंट्स में गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्या बात क्लियर? अब जिसने लॉ पढ़ा, एक बात बताओ, सेक्शन 143 में एक पॉइंट नहीं था कि ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कंपनी के कंट्रोल्स कैसे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले, मतलब कंपनी का आईसीएस कैसा है। आईसीएस पे भी रिपोर्ट करने को कह रहा है सेक्शन 143, यानी ऑडिटर को आईसीएस भी टेस्ट तो करना पड़ेगा। ऑडिटर अकाउंटिंग भी टेस्ट करेगा और आईसीएस भी टेस्ट करेगा, लेकिन दोनों का प्रोसीजर का नाम अलग अलग होगा। आईसीएस टेस्ट करने को क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग चेक करने को क्या बोलेंगे, और इन दोनों को कलेक्टिवली एक नाम से बुलाना हो तो, बट ये बाद में लगेंगे, पहले क्या होगा? बिकॉज जब तक रिस्क पता नहीं लगेगा फर्दर प्रोसीजर लगाने का कोई फायदा नहीं है। मेरा डाउट बोलो जी, क्लियर है? ये चैप्टर 3 है। मेरा सच में आज दिल था 2 ना कराऊं, पहले क्या कराऊं 3। फिर मैंने कहा आप लोग नाराज हो जाओगे, सर क्रोनोलॉजी खराब कर रहे हो। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा ना गलत तरीका रखा है प्रेजेंटेशन करने का, सीरियल ऑर्डर सारा हिला रखा है। अब ये चीजें जब तक नहीं समझ आएंगी, चैप्टर 2 की लैंग्वेज ही नहीं क्लियर होनी। कैन वी प्रोसीड? अब आप बताओ, ऑडिटर को टाइमिंग नहीं डिसाइड करना कि पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने हैं, उसके बाद ये टाइमिंग प्लानिंग में कौन सेट करता है? ऑडिटर। मेरा डाउट, अब आइए मेरा सवाल, प्लीज बेटा बोर्ड पे देखो। आज सारे ही पॉइंट्स गंदे गंदे हैं, बच्चे को बोर करने वाले पॉइंट। आई कुड अंडरस्टैंड दिस, लेकिन थोड़े से तो पढ़ने पड़ेंगे ना। हाँ, मेरा डाउट एक बार फिर बता दो मुझको जल्दी से बोर्ड पे देख के, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या थे? अरे भाई बताया नहीं, मैं वेट कर रहा हूं। व्हाट वाज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? इसमें हम कंपनी के रिस्क को समझते हैं। रिस्क समझने का सिर्फ एक तरीका है, एंटिटी को अंडरस्टैंड कर लो, एंटिटी को और उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी अंडरस्टैंड कर लो। बस ये 2 काम आप कर लो, आपको पता लग जाएगा रिस्क ज्यादा है या कम है। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, अब इधर देखिए, एक छोटा सा बात बताऊंगा मैं आपको। सर एंटिटी को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आइए इधर देखिए, ये 5-6 टेक्निक्स हैं जो आपसे शेयर कर रहा हूं। ये 6 आपके टूल्स हैं एज अ ऑडिट। पहला, इंस्पेक्शन करो। दूसरा, ऑब्जर्वेशन करो। तीसरा, रिकैलकुलेशन करो। चलो रिकैलकुलेशन अभी हटाया, इंस्पेक्शन करो, ऑब्जर्वेशन करो, इंक्वायरी करो, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ। चलो अभी ये 4 ही सुन लो। मेरा डाउट, इधर देखो, पहला नंबर पे मैंने क्या बोला? व्हाट इज इंस्पेक्शन? चेकिंग करो। इंस्पेक्शन क्या होती है? चेकिंग करना। मैं तुम्हें बोल रहा हूं जाके इनके बच्चे काउंट करके आओ। बच्चे काउंट कर रहे हो या नहीं, तुम इंस्पेक्शन कर रहे हो। देख के आओ बैच चल भी रहा है इनका, ये झूठ बोलते हैं। जब तुम चेक करने जा रहे हो कोई चीज तो वो क्या होती है बताओ? इंस्पेक्शन।
अगर मैं तुम्हें बोलूं कुछ मत करना, बस वहां जाके खड़े हो जाओ, उन्हें ऑब्जर्व करो वो क्या कर रहे हैं। याद अभी मैंने बोला था जाके वहां देखो वो लोग काउंट कर रहे हैं या सिर्फ देखो, उन्हें खुद मत करना तुम लोग, तो वो ऑब्जर्वेशन। तुम्हें करना है तो इंस्पेक्शन है, सिर्फ उनको खड़े होकर देखना है तो व्हाट इज इंक्वायरी, पूछताछ करना। ये भी ऑडिटर का आर्टिकल्स करते हैं। चौथे नंबर पे देखना क्या वर्ड आया, मेरा डाउट। हेलो हेलो, कैन वी प्रोसीड बेटा? व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर? एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब लॉजिकल चेकिंग। बस एक लास्ट पॉइंट सीख लो, आज ज्यादा बोर नहीं करूंगा। व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर? लॉजिकल चेकिंग। प्लीज हेल्प मी, व्हाट इज लॉजिकल टेस्टिंग? लॉजिकल चेकिंग में ना ऑडिटर किताबों को चेक नहीं करता, इसका इस्तेमाल करता। लॉजिकल टेस्टिंग। एक पनवाड़ी बोला, पनवाड़ी की दुकान 4x4 की दुकान है, 16 स्क्वायर फीट की दुकान है। 4x4 समझते हैं, बहुत छोटी सी दुकान है। कह रहा मेरी 5 करोड़ की सेल है। ऑडिटर कहता है 4x4 में 5 करोड़ का माल कैसे बेच लिया इसने? क्या बात क्लियर है? एक एंटिटी, हाँ क्या कह रहे हो? ऑनलाइन पान बिकती। अब जोमेटो पे, मुझे तो आइडिया नहीं, जोमेटो पे पान आता है बेटा? देखो मुझे नॉलेज नहीं है, मैं तो, हाँ तुम बेटे हंडे हुए हो, तुम्हें पता इन चीज़ों के बारे में। कह रहा सब आता है, जो मर्जी मंगाओ। अच्छा, शराब की बोतल भी आती है जोमेटो पे? शराब की बोतल भी आती है? हाँ, लिमिटेड, हर चीज़ नहीं आता, हर तरह का ब्रांड नहीं मिलता। ओल्ड मॉन्क चाहिए तो नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया ना, मेरे को आइडिया नहीं है। बड़ी अजीब बातें यार सुनने को मिल रही हैं। ओके, देखो दिमाग देखो, मैं 4x4 की बात कर रहा था, ये साले वहां कहां पहुंच गए। अच्छा, वो अब मैं एग्जाम्पल को और थोड़ा ब्रश कर लेता हूं। वो पनवाड़ी कहता मैं ऑनलाइन कुछ नहीं बेचता, सारा यहीं बैठ के बेचता हूं। मेरा डाउट, या इसको और अच्छे से सोचो, एक मिनट। एक फैक्ट्री है जिसके अंदर जो मशीन लगी है, मशीन की कैपेसिटी पूरा साल में 1 लाख यूनिट बनाने की है। अगर फुल पे चलेगी, फुल 24 आवर्स चलेगी, तो भी कितना पीस बना देगी पूरा साल में? 1 लाख। और एंटिटी कह रही है हमने 5 लाख यूनिट बेचे हैं। मेरा डाउट, लॉजिकली स्पीकिंग खुद की बनाने की कैपेसिटी कितनी है और बेचे कितने? लॉजिक, मैं नहीं कह रहा गलत है, मैं नहीं कह रहा गलत है। हो सकता है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हो बहुत सारा, हो सकता है कहीं और से परचेज करके बेच दिया हो। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, लेकिन कमन फास्ट लॉजिकली तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरा डाउट, इन्होंने बोला जी हमने जीएसटी पे की है 5 करोड़ रुपए। सपोज इन्होंने बोला जी हमने जीएसटी पे किया 5 करोड़। मैंने इनके जीएसटी के पेपर देखे, जीएसटी पे 5 करोड़ रुपए का जीएसटी पेड है इनका। ठीक है, मान लो इनका जीएसटी का रेट सपोज करो 5% है। अब 5 करोड़ को 5% से डिवाइड कर लो। सब बच्चे बताओ, तो टर्नओवर क्या 100 करोड़ होना चाहिए? आई रिपीट, यानी अब मैं जीएसटी से टर्नओवर निकाल रहा हूं, बात समझने की कोशिश कर रहे हो? मैं जीएसटी पेड से, यानी मैं लॉजिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। जब आप लॉजिकल टेस्टिंग करोगे तो इसको क्या बोला जाएगा? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या बात क्लियर? वैभव सर बोले हमारे पास फेस टू फेस में 5000 बच्चा होता है। मैंने कहा ये छोटा सा कमरा है, ऊपर भी एक छोटा सा हॉल है, 5000 बच्चे। लॉजिकली तो फेस टू फेस ऑनलाइन में हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फेस टू फेस तो इतनी जगह में 5000 बच्चे बिठाना, एक ये वाला हॉल है और एक ऊपर वाला हॉल है जब फाउंडेशन की क्लास चली थी, तो उनमें दोनों में मिला के, तो मैं नहीं कह रहा कि झूठ है, क्या पता हो पॉसिबल। इतने सारे बैचेस, 500 बच्चों के 100 बैच ही तो लेने हैं, 10 बैच, सॉरी 500 के 10 बैच तो 5000 हो गया, क्या पता हो। लेकिन मुझे तो डाउट लग रहा है ना। जब आप लॉजिकली सोचते हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, बताओ? एनालिटिकल प्रोसीजर। तो मेरा डाउट, क्लास लेट मी रैप इट अप, थोड़ा सा टॉपिक आउट जा रहा है। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन सब बच्चे फॉर एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर प्रायर टू, कमन फास्ट, प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ सब बच्चे बताओ ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या था? व्हाट वाज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब गलतियों के चांसेस, गलतियों के चांसेस। ऑडिटर को रिस्क असेस करने से पहले इन चीजों को करना पड़ेगा। पहला काम क्या करना पड़ेगा बेटा, बताओ? एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे बेटा?
कहां लगाने पड़ेंगे बेटा? रिस्क को असेस करते समय। सेकंड सवाल, हमें एंटिटी पे कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं ये भी समझने पड़ेंगे। बी पॉइंट बताना मैंने क्या बोला, एंटिटी पे कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं ये भी समझना पड़ेगा। सी पॉइंट, पॉइंट नंबर सी, और क्या एंटिटी, बी पॉइंट दोबारा, क्या एंटिटी उन लॉज को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। मेरा नेक्स्ट सवाल, सब बच्चे नेक्स्ट हेडिंग पे आना, सी पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी का मतलब कितना आइटम आपके लिए मटीरियल है। एग्जाम्पल, कंपनी लॉ में बोला गया था ना, 1 करोड़ का फ्रॉड होगा तो सीजी को रिपोर्ट करना, 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड रिपोर्ट मत करना। तो मैंने एग्जाम्पल बोला, जो भी गलती यहां पे कितने की होगी, एग्जाम्पल 1 CR की, वो मेरे लिए बड़ी है, और जो 1 CR से छोटी है वो मेरे लिए इतनी बड़ी। बेटा मान लो जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं वो 10,000 करोड़ की कंपनी है। अब आप बताओ 10,000 करोड़ की कंपनी में 1 करोड़ की गलती बहुत बड़ी है या छोटी सी है? मैंने बोला, मैं बोल देता हूं कि भैया 1 करोड़ की गलती मेरे लिए मटीरियल है, बट 1 करोड़ से नीचे, 1 करोड़ को मैं मटीरियल मान रहा हूं और लेस देन 1 करोड़ को मैं इमटीरियल मान रहा हूं। मटीरियलिटी का लेवल। नेक्स्ट सवाल, क्या मुझे एक्सपर्ट्स भी चाहिए? ये बात भी प्लानिंग में सोचनी पड़ेगी कि मुझे एक्सपर्ट्स भी चाहिए। और इसके अलावा 5वां पॉइंट पढ़ना, मुझे और भी तो रिस्क असेसमेंट, बेटा ये वर्ड पढ़ना, परफॉर्मेंस ऑफ अदर, ये देखो अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ए पॉइंट में एनालिटिकल प्रोसीजर का नाम आ गया था, तो इसके लिए आप ये 3 एग्जांपल हो गए। हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर थोड़े ना लगाने हैं, हमें तो इसके अलावा इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन भी करनी है। ये सब चीजों की क्या होती है बेटा बताओ? प्लानिंग। मेरी तरफ देखना, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, अगर ये लैंग्वेज 60 to 70% भी समझ आई है तो भी चलेगा। ये लैंग्वेज अभी समझने वाली है नहीं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स डिटेल में आने हैं। क्या बात क्लियर? आप, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं एक एक पॉइंट को अगर डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप देखो ना 4:35 हो गए, मतलब 1.5 घंटे की क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, मैं एक पेज भी नहीं करा पाया। आप रीजन समझिए क्यों नहीं करा पा रहा, क्योंकि हर पॉइंट अपने आप में एक प्रॉपर कंसेप्ट है। क्या बात क्लियर? तो मैंने अभी कंसेप्ट थोड़े थोड़े टच किए, लेकिन मैं डिटेल में किसी कंसेप्ट में नहीं गया। तो अगर ये चीजें सारी समझ नहीं भी आई तो भी कोई दिक्कत अभी नहीं। क्या मेरी बात क्लियर? कोई ऐसा तो नहीं है जो कह रहा यही है भैया मेरी तो जीरो हालत है, अभी मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। नहीं, मेरा डाउट प्लीज हेल्प करो मेरी। फॉर एग्जाम्पल से दोबारा पढ़ के एक बार देख लो। प्लानिंग में हमें टाइमिंग से करना पड़ता है, ये कुछ काम है जो हमें रिस्क असेसमेंट के समय करने पड़ेंगे। जब हम रिस्क असेस करेंगे उस समय ये काम करने पड़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर? सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। अब मेरा डाउट, मैंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं, अगर मैं आपको बोलूं लिखने को, तो आज की क्लास में मैंने कुछ वर्ड्स बोले, आप जरा सुनिए और मुझे बताइए। पहला वर्ड मैंने क्या बोला था? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेट। क्या बात क्लियर है? रिस्क ऑफ मटीरियल क्या था बेटा? ये कमन फास्ट, रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी may contain, ओके आप फ्रॉड एरर बोल रहे हैं तो मैं लिख देता हूं फ्रॉड और एरर। रिस्क दैट मिसस्टेटमेंट, बेटा प्लीज लिख लो इसको। हाँ जी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कहीं पे जगह है नोट्स में ही लिख लो, कॉपी वगैरह नहीं बनानी ऑडिट के लिए कोई। हाँ जी, मैंने शायद बोला नहीं आपकी क्लास में, स्टिकी नोट्स होते हैं, स्टिकी नोट्स, वो परचेज कर लो। मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा लिखवाना है तो लिख के वहीं पे पेस्ट कर लिया उसी के ऊपर, है ना। मेरा डाउट, व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी मे कंटेन फ्रॉड और एरर। अच्छा, ये वर्ड क्या सिखाया मैंने? ऑडिट रिस्क। हाँ जी, रिस्क दैट ऑडिटर में गिव wrong opinion. Risk that auditor may give a wrong opinion when financial statements contains fraud or error. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड एरर है और ऑडिटर बेवकूफी कर दे, गलत ओपिनियन दे दे, इसी को बोलते हैं ऑडिट रिस्क।
हाँ जी क्लास, तो व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? ओके, कौन से रिस्क को, अब सवाल ये आता, दो रिस्क हैं ऊपर। पॉइंट वन, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस किए जाते हैं इन प्रोसीजर्स में, या ऑडिट रिस्क को असेस किया जाता है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को, बिल्कुल ठीक बोला। हाँ जी, इट इज द प्रोसीजर applied by auditor to assess risk of, हाँ जी बेटा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेट। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में तो ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकालने की कोशिश करता है। चलिए, ये भी लिख लिया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये क्या सिखाया, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सब बच्चे नेक्स्ट क्लास से स्टिकी नोट्स लेके आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कॉपी में मत लिखना, कॉपी में लिखना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा फ्यूचर में कि कौन सी चीज़ किसके लिए कहाँ लिखी है ना। स्टिकी नोट्स में तो मैं क्योंकि मैं बहुत कम लिखवाऊंगा, तो उसके लिए कॉपी यूज़ करने का कोई सेंस नहीं है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या थे बेटा? हाँ जी, इट इज ऑफ टू टाइप्स and are applied only when risk of material misstatement is assessed। पहले हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस करना है, उसके बाद ही ये प्रोसीजर लगेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। यस क्लास, कैन आई प्रोसीड? अब इसमें दो टाइप्स क्या हैं बेटा बताओ? पहला क्या नाम था? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। दिस प्रोसीजर is used to test internal control system of the entity. This procedure is used to test internal control system of the entity. और दूसरा है सब्सटेंसिव प्रोसीजर। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट, सिंपल भाषा में, अकाउंटिंग डेटा, अकाउंट्स का सारा डेटा या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टेस्ट करना, इसका काम है। बच्चे, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? Policies and procedure. बेटा, what is the difference between policy and procedure? चोरी नहीं होनी चाहिए, ये पॉलिसी है। कैमरा लगाएंगे इसके लिए, ये प्रोसीजर है। क्या बात क्लियर? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द एंटिटी so as to reduce, I repeat, so as to reduce the risk of फ्रॉड, मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलो या फ्रॉड एरर बोलो, जो आप कंफर्टेबल हो। फ्रॉड एरर ठीक है अभी के लिए, रिस्क ऑफ फ्रॉड और एरर। रिस्क कम करने के लिए कंपनी पॉलिसीज बनाती है, इन पॉलिसीज को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इन्हें बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मेरा डाउट
क्लियर है? ये वर्ड्स एक बार दोबारा घर जाके पढ़ना, ये वर्ड्स अगर समझ आ गए तो बहुत इजी हो जाएगा ऑडिट, और इनमें से कोई भी वर्ड अटक रहा हुआ तो बहुत दिक्कत हुआ करेगी, क्योंकि लैंग्वेज में ये वर्ड्स बहुत बार अब रिपीट होंगे। ठीक है, मेरा डाउट लिख लिया? अच्छा बच्चे ये देखो, रिस्क असेसमेंट के लिए हमें पूरा ये प्रोसीजर सिखाएगा ऐसे 315, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हमें सिखाएगा ऐसे 330। रिस्क असेस प्रोसीजर लगाना हमें सिखाएगा ऐसे 315, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाना सिखाएगा ऐसे 330। कैन वी प्रोसीड? ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी 315 का ही पार्ट है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी 315 का पार्ट है, और ये दोनों भी 315 के ही पार्ट है। 315 देखो कितना इंपॉर्टेंट है, सबको 315 में ही कवर्ड होगा। तो मैं पढ़ाने 300 आया था, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा 315 ही सिखा दिया। हाँ जी, कैन वी प्रोसीड? अब एक क्वेश्चन का जवाब देना, प्लानिंग में इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? अरे बेटा यही तो प्लान करना है कि पहले रिस्क असेस होगा, फिर उसके ऊपर हमें फर्दर प्रोसीजर लगाने, यही चीज़ें तो प्लान की जाती हैं ऑडिट में। क्या बात क्लियर? ये वर्ड्स तभी किताब में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। हटा दूं बच्चे? आवाज़ नहीं आई? सब बच्चे बताओ। अब यहाँ पे पेज 22 पे अगर ये रेड वाला पोर्शन नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऑडिट अभी और पढ़ लोगे तो। अब देखो एक छोटा सा बात बताता हूं आपको। हाँ जी, ऑडिटर आईसीएस कौन से पॉइंट में चेक करता है? आईसीएस चेक करना कंपनी का आईसीएस अच्छा है या बेकार है। आवाज नहीं आई? अभी मैंने लिखवाया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहां टेस्ट होता है, कौन से प्रोसीजर में? फर्दर प्रोसीजर में कौन सी हेडिंग में? टेस्ट ऑफ। क्या चेक कर देता है कंपनी का? क्या अच्छा है या बेकार है। क्या बात क्लियर है? सब बच्चे अब बोर्ड पे देखना जरा, एक छोटी सी बात। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट में एक आखिरी पॉइंट था जो छोड़ा हुआ था। क्या पॉइंट था जरा पढ़ना? रिव्यू ऑफ एन ऑडिट। रिव्यू मतलब टेस्ट। क्या टेस्ट करता है? क्या आईसीएस एग्जिस्ट करता है और ठीक से ऑपरेट करता है? कौन से प्रोसीजर में जाके टेस्टिंग होती है कि आईसीएस ठीक से काम कर रहा है या नहीं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में। जब वो टेस्ट करता है तो वो बता देता है कि आईसीएस में क्या क्या कॉमन फास्ट डेफिशिएंसी। जब वो टेस्ट करेगा कि आप देखो आएंगे ना आर्टिकल चेक करने के कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा होगा, तो कमेंट कर देगा कि जी आपके आईसीएस ठीक से काम नहीं कर रहे। यानी ऑडिटर ऑडिट करके आईसीएस पे भी कमेंट कर देता है कि आईसीएस ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब समझ आए मैंने ये पॉइंट क्यों छुड़वाया हुआ था? क्या बात क्लियर? मेरा डाउट समझ आ गया ये वाला पॉइंट? मेरा डाउट, कैन वी प्रोसीड? चलिए हटा दे इसको। अब देखिएगा सब बच्चे बताओ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या था? अपनी किताब कॉपी में पढ़ के बताओ अभी मैंने क्या लिखवाया था। व्हाट वाज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? यहां नहीं पढ़ो, अपनी कॉपी में पढ़ के बताओ व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। दीज आर द प्रोसीजर अप्लाइड बाय ऑडिटर टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। ठीक है, अब यहां पे एक बात सुनो। हमने बोला इसमें ऑडिटर रिस्क निकालता है। अब यहां पे एक सवाल आया कैसे? मैंने आपको बार बार बोला इसके लिए बस दो काम करता है ऑडिटर। एंटिटी को समझता है और उसके इंटरनल कंट्रोल को समझता है। टेस्ट नहीं करता। क्या करता है? यहां पे सिर्फ दो चीजें समझता है और ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कहां पे रिस्क होगा कहां पे रिस्क नहीं होगा। क्या दो चीजें समझता है? एंटिटी को समझना और उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। पढ़िएगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर द प्रोसीजर परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन ऑफ द एंटिटी इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज टू के बाद बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, टू एंड असेस द रिस्क ऑफ
सिंपल भाषा में रिस्क ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। वो रिस्क आइडेंटिफाई और असेस। कोई बच्चा इन दो वर्ड्स में फर्क बताएगा? आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना, ढूंढता है कहाँ कहाँ रिस्क होगा। मान लो 6 जगहों पे रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, मान लो 6 जगहों पे रिस्क, अब उन 6 को एक्यूमुलेट करके असेस करेगा, 6 को इकट्ठा कर लेगा, उन 6 पॉइंट्स को इकट्ठा करके असेस करेगा कि रिस्क कम है या रिस्क ज्यादा। असेस का मतलब कैलकुलेट करना कि कम है या ज्यादा है। रिस्क क्या फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है और एरर की वजह से भी हो सकता है। आर्ट नहीं पढ़ना, अभी ये नहीं पढ़नी लाइन से, अभी ये नहीं समझ आएंगी। क्या बात क्लियर है? आगे पढ़ती। प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ मैटर सच एज ऑब्टेनिंग नॉलेज अबाउट, क्या ये भी पॉइंट आया था? क्या हमें प्लानिंग के अंदर कंपनी को जब हम समझेंगे तो उसके ऊपर कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं ये भी समझना पड़ेगा। कंसिडर फॉर एग्जांपल, अगर आप टेलीकॉम कंपनी या बैंकिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो आप बताओ क्या उनके ऊपर बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं? टेलीकॉम कंपनी ट्राई को फॉलो करती है और बैंकिंग कंपनी किसको फॉलो करती है? आरबीआई को। ये चीजें आपको प्लानिंग में ही देखनी पड़ेंगी कि कंपनी कौन कौन सा लॉ समझना पड़ेगा। हमें यह भी देखना होता है, हमें मटीरियल देखो, फोर्थ पॉइंट पढ़ रहा हूं। प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूड नीड टू कंसिडर डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियल और सिग्निफिकेंट मैटर। आपको देखना है कि कौन कौन सी मैटर मेरे लिए मटीरियल है। एग्जाम्पल, भैया 1 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड मेरे लिए क्या होगा? मटीरियल होगा। यह आपको सोचना है। इट इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग वेदर, आपको यह भी सोचना है कि अगर मुझे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी या मुझे किस किस जगह पे एक्सपर्ट चाहिए। एग्जाम्पल मैंने बोला था, मुझे स्टॉक काउंटिंग के लिए एक्सपर्ट चाहिए। क्लियर है? इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग नीड टू परफॉर्म, मुझे रिस्क असेस करना है। क्यों करना है? ताकि मैं रिस्क आइडेंटिफाई, और कौन सा रिस्क? रिस्क ऑफ मटीरियल। प्लानिंग इज नॉट इट इज व्यूड एज कंटिन्यूल एंड, समझ आ रहा है? वो रेपिटेटिव फ्रीक्वेंट चलता ही रहेगा। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट बिगिंस ऑन द कंप्लीशन ऑफ एंड कंटिन्यू टिल द, मेरा डाउट, किसी बच्चे को आज फील हुआ कि चैप्टर 1 के इसके सामने तो चैप्टर 1 कुछ भी नहीं था? मैंने आपको बोला था चैप्टर 1 हल्का है बहुत, स्टैंडर्ड अभी शुरू हुआ है, ये स्टैंडर्ड 300 है, टेक्निकल चीज़ें हैं बच्चे। मेरा डाउट, लेकिन आप एक बात बताओ, टेक्निकल के साथ साथ समझना ज़रूरी है। क्योंकि आप सोचो ना, आर्टिकलशिप में यही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो कहेगा यार आप क्या कर रहे, मान लो आपने बोला मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट में आना चाहता हूँ, आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ सकता, यार एक बात बताओ, ऑडिटर रिस्क असेस करते हैं पहले या फर्दर प्रोसीजर पहले लगाते हैं? फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा ना, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको स्टैंडर्ड समझ भी आए हैं या बस पेपर में पास हुए हो। मेरा डाउट। अच्छा, प्लानिंग करते समय हम ऑडिटर अपने ऑफिस में अकेला बैठ के प्लानिंग करते हैं या अपने साथ कुछ सीनियर आर्टिकल्स को भी बिठाते हैं? इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ध्यान से पढ़ो, की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। देखो तुम्हारी इज्जत, देखो तुम्हारे को क्या बोला जा रहा है, एंगेजमेंट टीम मेंबर। और तुम्हारे में जो की है, की मतलब जो सबसे सीनियर बोलूं या सबसे जो अच्छे वाले, जो एफिशिएंट आर्टिकल्स है ना, इन्हें भी बिठाया जाएगा साथ में। किसके लिए? अच्छा, आर्टिकल्स को बिठाने से क्या फायदा होगा? ऑडिटर अपने आप प्लानिंग कर ले, क्या उनके भी व्यू पॉइंट सुनेगा? बस सीनियर हर आर्टिकल के नहीं सुनेगा, की आर्टिकल्स की तो सुनेगा, जो 3-3 साल पुराने आर्टिकल है। पहले 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी ना, सब 3 साल पुराना हो गया, ये तो 4-4 साल पुराने भी होती है। अब नहीं निकल रहा अटेम्प्ट। आज एक बच्चे का कॉल आया, कहते सर मैं आपसे पढ़ा था। मैं कहा अच्छा बेटा। कहते सर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा क्या? कहता 10 साल लगे सीए फाइनल निकालने में। मतलब कहता 10 साल लगे सीए फाइनल निकालने में। इंटरमीडिएट एक शॉट में निकल गया था, फाइनल का एक ग्रुप भी निकल गया था, फाइनल का ये दूसरा ग्रुप अटका पड़ा था। फाइनल में कहता सर मेरे को वरदान मिल गया। मैंने कहा क्या वरदान? कहता सर भगवान ने ना मेरे को सीए बनाना था, मैंने तो सोचा था छोड़ दूं। मैंने कहा कैसे? कहता सर देखो ग्रुप 1 निकला हुआ था, अटका कौन सा था? ग्रुप 2 में मेरा सबसे वीक एरिया था कॉस्टिंग। लेकिन अब ओल्ड कोर्स से जब न्यू कोर्स में कन्वर्ट हुआ हूँ तो मेरे को कॉस्टिंग का पेपर हट गया मेरे को सिर्फ 2 पेपर देने थे, डायरेक्ट टैक्स और तीसरा पेपर होता है केस स्टडी। कहता केस स्टडी एग्जाम्प्ट था क्योंकि मैंने ग्रुप 1 में ओल्ड कोर्स में वैसे एक पेपर दे रखा था। इफेक्टिवली मुझे 2 ही पेपर देने थे, डायरेक्ट टैक्स और, कहता ये मेरे फेवरेट पेपर थे दोनों, मैंने दिए। और कहता मैं हर बार डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में ओल्ड कोर्स में भी पास होता था, कॉस्टिंग में कभी 22-23 से ऊपर नंबर ही नहीं आए मेरे। मैंने इतने टीचरों से कॉस्टिंग पढ़ ली लेकिन मेरे को कॉस्टिंग समझ आई नहीं। अब देखो इंस्टीट्यूट ने कॉस्टिंग हटाया तो मैं पास हो गया।
मैं कहा बेटा ये अच्छी लगी मुझे तेरी स्टोरी, लेट्स कम बैक। तो ऐसे आर्टिकल अगर अपने फॉर्म में है, इन्हें की मेंबर्स माना जाएगा? क्योंकि 10 साल तो हो गए, काम तो बहुत सारा इसको आता है, हर चीज आती है। अब वो कह रहे सर मैं इतना बोर हो गया हूं ना, मतलब कि मैं अब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कुछ नहीं, अब क्या करना है, अब तो जिंदगी। कहता मेरे ना मार्क्स कम आए। मैं कहा बेवकूफ, लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछते और सीए के बच्चे से उसके मार्क्स नहीं पूछते। बस वो अगर सीए बन गया तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ही और शी इज अ चार्टर्ड। मार्क्स थोड़ी ना पूछते हैं किसी से, आपके कितने हैं कॉस्ट। सिर्फ मार्क्स पूछने का अधिकार टीचर्स को है, ओनली आउटसाइडर को मार्क्स नहीं बताने का भी। कभी कोई पूछता है? अच्छा एक प्रैक्टिकल बात बताओ, कभी आपसे कोई पूछता है बाहर मार्केट में व्हाट कितने मार्क्स है? जवाब उल्टा देना, उल्टा जवाब, सीए हूं मैं, सीए। हाँ समझ रहे हो ना, सीए हूं। हमारे यहाँ मार्क्स की वैल्यू नहीं है, यहाँ रैंक की, डेजिग्नेशन की वैल्यू के ही और शी इज आ। अच्छा एक बात का जवाब दो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीए, जो आईसीआई के प्रेसिडेंट है, कभी किसी ने उनके मार्क्स देखे हैं कि वो कितने अटेम्प्ट में प्रेसिडेंट बना था? कितने अटेम्प्ट में, जो प्रेसिडेंट है इस समय, वो कितने अटेम्प्ट में सीए बना? कभी किसी ने ये देखा है? मैं सच बता रहा हूं, कोई नहीं पूछता कि कितने अटेम्प्ट लगे, कितने मार्क्स है। बस ये बहुत बड़ी बात है कि यू आर आ चार्टर्ड अकाउंट। हाँ फाउंडेशन तक पूछ लेते हैं लोग, हाँ कितने नंबर आए। नहीं इंटरमीडिएट में भी पूछेंगे लोग कितने नंबर आए, लेकिन सीए बनने के बाद फाइनल में तो कोई नहीं पूछेगा। बस वो जो एचआर होगा ना भाई साहब, उसकी भी बेइज्जती कर देना, जो फाइनल में तुम सीए बनने के बाद जो तुम्हारे से पूछ रहा ना, हाउ मच स्कोर्ड इन अकाउंटिंग, तो जवाब देना आर यू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डू यू नो व्हाट इज अकाउंटिंग। आपको खुद को पता है अकाउंटिंग में क्या होता है? हालांकि मुझसे पूछ रहे नंबर कितने आने चाहिए। मतलब मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब कोई इस तरह के, मैंने एचआर, मेरे टाइम पे एचआर बैठी थी, वो मुझे कहती है, आई सपोज मेरे 56 थे कॉस्टिंग में अपने टाइम पे ना, मुझे कहती है यू स्कोर्ड 56 इन कॉस्टिंग। मैं कहा मैम आई यू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? कहती है नो। मैं कहा आपको क्या पता कॉस्टिंग में 56 भी कैसे लाई जाती है? मतलब मजाक क्यों उड़ा रहे हो लोगों का? हम लोगों ने सीए जिन्होंने पास किया, मेरा डाउट प्लीज, जिन्होंने सीए पास किया अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद कुरेदना कि तुम्हारे नंबर कम है, तुम्हारे को 4 अटेम्प्ट लगे, ये तो गलत बात है, मेरा डाउट। बट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मोटिवेशन कहती है हमें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, मोटिवेशन कहती है हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, बट मेरा एक क्वेश्चन है, अगर 2 3 4 अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा तो क्या छोड़ देना चाहिए, क्या लगे रहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भैया अपनी खुद की ना इंसान को औकात पता होती है। 1 2 शॉट दे, अगर बढ़िया सा रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो। मैंने उस बच्चे को बोला तू 10 साल तक क्या करा, तूने छोड़ा क्यों नहीं? कहता सर मुझे और कोई काम ही नहीं आता था, सिर्फ काम ही यही किया, ट्रेनिंग सारी कर ली 3 साल की, तो सारा समझ आ गया था कि काम है क्या, मुझे और कोई काम, अब मैं क्या इंजीनियरिंग में जाऊं क्या? मेरे को कोई और काम नहीं आता था। बट मैं कहता हूँ भैया इतना नहीं होना चाहिए, 3 4 अटेम्प्ट दो, उसमें निकल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो खुद पे शर्म खाओ थोड़ी सी। अब सर एक बच्ची थी, याद होगा आपने गूगल पे पढ़ा होगा, 5 अटेम्प्ट लग गए थे ग्रुप 2 में उसको, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में 5 अटेम्प्ट लगे थे उसको, सीए फाइनल में AIR 1 आई थी। ऐसे भी हैं भाई जो, मतलब ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन हो रही है। तो सीए में बेटे अटेम्प्ट नहीं पूछना, क्या बात क्लियर? लगते हैं लगने दो। अब तो मार्केट खत्म हो गई, अब तो मार्केट खत्म हो गई। पहले सीए की मार्केट होती थी लक्ष्मी नगर, ठीक है, लक्ष्मी नगर में कुछ हॉस्टल थे, जहां जिन हॉस्टल के बाहर लिखा था यहां केवल री अटेम्प्ट स्टूडेंट रहते हैं। अब मैं सोच रहे हैं यहां पे वो बच्चे रहते हैं जिनके, मतलब मैंने लाइब्रेरीज में देखे हैं लक्ष्मी नगर में बच्चे 6 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट पुराने बच्चे क्या कह रहे हैं? नहीं, बट ये गलत बात है, किसी से पूछना नहीं चाहिए कितने नंबर आए, कितने अटेम्प्ट। सीए बनना अपने आप में। चलो लेट्स कम बैक, एंगेजमेंट पार्टनर, कोई बच्चा बताएगा ये कौन हुआ? आर्टिकल नहीं है, एंगेजमेंट आर्टिकल को पार्टनर बना लेंगे। एंगेजमेंट पार्टनर सीए फर्म का, 1 मिनट, सीए फर्म का वो पार्टनर जो ऑडिट करने जा रहा है हमारे साथ। हमारे सीए फर्म में 4 सीए ABCD, मान लो ब्रिटानिया ब्रेड्स का ऑडिट मिला है, ABCD में ए जा रहा है, ए जो पार्टनर जा रहा है उस पार्टनर को क्या बोलेंगे बेटा? और उसके साथ कौन होंगे दोस्तों बताओ? अदर की मेंबर्स ऑफ दी
पहले ये वर्ड समझाओ, व्हाट इज एंगेजमेंट टीम, जो टीम ऑडिट करने जा रही है। मान लो हमारे ABCD 4 CA हैं, बेटा एक मिनट, ABCD 4 CA एक फॉर्म में, ब्रिटानिया कंपनी का ऑडिट मिला, ए जा रहा है, क्लियर है, अपने साथ 10 आर्टिकल लेके जा रहा है ऑडिट करने। तो ये 10 आर्टिकल को और ए को, 10 आर्टिकल और मिस्टर ए, इन 11 लोगों को बोला जाएगा एंगेजमेंट टीम। सपोज अपने साथ एक एक्सपर्ट को भी लेके जा रहे हैं, तो 12 लोग हो गए, इन 12 लोगों को बोला जाएगा एंगेजमेंट टीम। सारी टीम को साथ बिठाना है प्लानिंग करने के लिए, या टीम में से कुछ की मेंबर्स निकालने हैं? की मेंबर्स को निकालना उस टीम में से, प्लानिंग में अपने साथ बिठाना है। क्या बात क्लियर है? इंक्लूडिंग प्लानिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन अमंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम इन प्लानिंग द ऑडिट ड्रॉज ऑन देयर एंड इनसाइट। क्या इनसाइट का मतलब? व्यू पॉइंट। वो लोग भी अपना क्या देते हैं बताओ? व्यू पॉइंट देते हैं। उससे ऑडिट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कम हो जाती है और बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, मैं ऑडिटर हूं, मैं प्लान कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार सेल्स चेक करने में 20 दिन लगते हैं। मेरा एक आर्टिकल, सीनियर आर्टिकल बोला सर अब नहीं लगते 20 दिन, अब तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, अब तो हम ये काम 10 दिन में निपटा देते हैं। तो उनके भी तो व्यू पॉइंट्स है सर, हमें वो सॉफ्टवेयर खरीद लेने चाहिए जो सॉफ्टवेयर हमारा काम ईजी कर रहे हैं। तो इनको साथ में बिठाना है। अच्छा, क्या एक बात का जवाब देना, प्लानिंग क्लाइंट से शेयर करनी है? उसके यहाँ ऑडिट कैसे होगा उससे शेयर करने? उससे ना थोड़ा सा शेयर कर दो, थोड़ा सा शेयर भी अपने मतलब के लिए, बात समझना। उससे वो चीज़ें शेयर कर दो जहाँ पे तुम्हें लगता है उसकी नीड है आपको। एग्जाम्पल, क्या हम उसको ये बोल दें कल स्टॉक गोडाउन रेडी रखना, कल हम स्टॉक चेक करने आएंगे? ये तो बताएंगे तो वो तो ये तो बोल सकते हैं हमने आपका करंट ईयर का सारा लेजर देखना है, 15 दिन का टाइम है, सारा कंप्लीट कर लो। मेरा उसे कुछ थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा जिससे हमारा काम, हम जब भी स्टॉक काउंटिंग करने आएंगे उस दिन सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज बंद कर देना, ना कुछ अंदर सेल होगा ना कोई चीज परचेज होगी। हम जिसको कहते कब आओगे, ये थोड़ी ना बताएंगे कब आएंगे, जब भी आएंगे ट्रेडिंग एक्टिविटीज है। यानी आप चाहो तो उससे पूरी प्लानिंग शेयर करना या प्लानिंग के कुछ एलिमेंट शेयर करना। द ऑडिटर मे का मतलब कमन फास्ट, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो प्लानिंग के कुछ एलिमेंट्स उसके साथ, इससे आपके ऑडिट, ध्यान से सुनना, इससे आपके ऑडिट का कंडक्ट और मैनेजमेंट और फैसिलिटेट होगा। व्हाट इज फैसिलिटेट? इससे आपको हेल्प मिलेगी। यार अगर आप उसको बोल दोगे कि मैं स्टॉक चेक करूंगा, या लेटर से मैं तेरे लेजर चेक करूंगा, सारे अपडेटेड रखियो, मैं कभी भी आ जाऊंगा, तो इससे क्या होगा, वो जब भी आप जाओगे उससे पहले पहले सारा अपडेटेड रहेगा। नहीं बता के जाओगे तो क्या होगा, जब आप जाओगे आधी चीजें इनकम्प्लीट पड़ी होंगी, वो कहेगा सर थोड़ा टाइम दे दो, पहले बताते मैं पहले सारा कंप्लीट कर लेता, वो ना काम खराब होगा। तो थोड़ी बहुत चीजें इससे शेयर कर लो। व्हेन डिस्कसिंग मैटर इंक्लूडिंग दी स्ट्रैटेजी और केयर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज दी। सब बच्चे बताओ, ऐसी कोई बात मत बता देना जिससे आपकी ऑडिट की क्वालिटी कम हो जाए। एंटिटी क्लाइंट कहता है मैं कल से आऊंगा, कल से पहले मैं आके आपके सारे आपका गोडाउन में चेक करूंगा, देखूंगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कहेगा अच्छा सर कल आओगे, ठीक है कल आ जाना। नाइट शिफ्ट लगाता हूँ पहले आर्टिकल्स की, अपने अपने स्टाफ की, और गोडाउन में जो जो कम है वो सारा अमाउंट पूरा करता हूँ, ताकि आप तो कल आओगे ना, उससे पहले पहले मैं ठीक सारा कर दूंगा। आप एक बात बताओ, बैंक में कैशियर होते हैं, मैं लास्ट एग्जांपल के साथ क्लास वाइंड अप करूंगा। बैंक में कैशियर होता है, सोच के देखना कैशियर के पास कितनी पावर होती है अपनी अथॉरिटी का अब्यूज करने के लिए। कैशियर को हिसाब मिला के, लेटर से बैंक की पॉलिसी है वीकली देना है, हिसाब सारा वीकली देना है। आज मैं कैशियर हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए कैश आया बैंक का, मैं अपने बैंक में डाल के घर ले जाऊँ, एक हफ्ता इस्तेमाल करूँ? क्यों इस्तेमाल करूँ सोच के बताना। मुझे हिसाब कब बना के देना है? एक हफ्ते बाद। कौन मिसयूज कर रहा है? कैशियर। अब मैं घर में बैठा हूं, पैसा सारा मेरे घर पे पड़ा है, क्या बात क्लियर है? मैं पॉलिसी थी कि सारा पैसा बैंक के लॉकर में होना चाहिए, बट बैंक के लॉकर में क्यों रखूं? हिसाब हफ्ते बाद देना है तो पहले एक हफ्ता तो यूज कर लूं। बात समझ रहा? अब ऑडिटर का फोन आ गया, मैं कैशियर हूं, मैंने कहा यस सर कल मैं आऊंगा कैश चेक करने। कल आओगे सर? ठीक है सर। मेरी बात समझे, अगर ये मुझे बता के आएगा तो प्रॉब्लम क्या है, सोच के बताओ। क्या मैं फटाफट घर से अपना कैश लाके बैंक में पूरा करूंगा? यस और नो? यानी ऑडिटर को मेरी चीटिंग पता लग पाएगी या नहीं पता लग पाएगी? यानी कि ऑडिट की क्वालिटी बढ़ गई या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज।
तो ऐसी चीजें बता के नहीं जाना, सरप्राइज विजिट करो ताकि असली पिक्चर सामने आए। क्या बात कर, तो प्लानिंग का वो पार्ट शेयर करना जो जरूरी लगे, लेकिन ऐसी को बात मत शेयर कर देना जिससे ऑडिट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। क्या यहाँ पे बात क्लियर है? यहाँ पे आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। क्लियर बच्चों? मेरा डाउट लेट्स, अरे भाई एक मिनट, प्लानिंग ऐसे नंबर कौन सा है कॉमन फास्ट? 300। प्लानिंग के कुछ एडवांटेजेस शेयर करें आपके साथ। प्लानिंग डिस्क्रीट फेस है या कॉन्टिन्यूस फेस है? क्या कुछ मेंबर्स को साथ में बिठाया जा सकता है? क्या प्लानिंग कुछ क्लाइंट के साथ शेयर की जा सकती है? चलिए बेटा आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, कल आगे बढ़ते हैं। बाय टू ऑल बेटा, हैव अ नाइस डे।